तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। इस मांगा सीरीज को मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन किया था, लेकिन उस समय इस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे। शायद तब हमारे चैनल पर उतने लोग नहीं थे, इसीलिए मैं इसे फिर से अपलोड कर रहा हूं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इसे सिर्फ 10 मिनट ज़रूर देखें। मुझे यकीन है 10 मिनट के बाद आपको खुद ही इसे देखने में मज़ा आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक शॉपिंग मॉल से, जहां टाइसन मैन कैरेक्टर शॉपिंग कर रहा होता है और साथ में जेड सिटी की खबरें सुन रहा होता है। खबरों में बताया जा रहा था कि शहर में जानवरों द्वारा इंसानों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों को रात में बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही थी। प्रशासन मामले की जांच कर रहा था ताकि किसी तरह की दहशत न फैले। इसी बीच अचानक एक इमरजेंसी रिपोर्ट आती है। एक्स सिटी में बड़ी संख्या में लोग एक अनजान वायरस से संक्रमित हो गए थे। एक्स मीडिया लगातार इस पर रिपोर्टिंग कर रहा था। टियन कैन फूड उठा रहा था ताकि जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्टॉक बना रहे। पेमेंट की लाइन में खड़े हुए उसने 2 महिलाओं की बातचीत सुनी। एक महिला ने बताया कि ली परिवार के एक बुजुर्ग जो पूरी तरह स्वस्थ थे, अचानक बीमार पड़ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दूसरी महिला ने पूछा कि क्या ये फ्लू की वजह से हुआ। पहली ने हाँ कहा और बताया कि वो बुजुर्ग 2 दिन भी नहीं टिक पाए। दूसरी महिला ने कहा कि हाल ही में बहुत से लोग इस बीमारी से परेशान हो रहे हैं। दोनों सोचने लगी कि सरकार ने अब तक इसका कारण खोजा या नहीं, क्योंकि दुनिया अब पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही। टियन को वो सारी चीजें याद आने लगी जो उसने खरीदी थी। अब उसे अपनी गाड़ी में डीजल भरवाना था और घर जाकर हान के लिए खाना बनाना था, जिसमें सुबह उसने जो हिरन का शिकार किया था वो इस्तेमाल करने वाला था। टियन गाड़ी चलाते हुए रास्ते में एक लड़की को कॉल करता है। लड़की उससे उनके फ्यूचर के बारे में पूछती है। टियन कहता है कि वो ऐसा जॉब ढूंढेगा जिससे वो लड़की सबके सामने गर्व से सिर उठा सके। लड़की मान जाती है, लेकिन टियन कहता है कि वो हान को अनाथाश्रम नहीं छोड़ सकता। इस बात पर लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हान तो उसकी खून से बहन भी नहीं है। अगर टियन हान को साथ रखने वाला है तो शादी की बात न करे। टियन जोर देकर कहता है कि हान उसकी छोटी बहन है और उसके परिवार का हिस्सा है। लड़की पूछती है कि वो उस बच्ची को क्यों पाले, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। वो पहले ही बहुत सह चुकी है टियन के साथ। आखिरकार लड़की अल्टीमेटम देती है, अगर टियन सीरियस नहीं है तो रिश्ता खत्म कर दे। टियन मान जाता है और कॉल कट हो जाती है। तभी अचानक एक जानवर उसकी गाड़ी की तरफ दौड़ता है और खून गाड़ी पर बिखर जाता है। टियन गाड़ी रोकता है और सोचता है कि ये शायद कोई कुत्ता था, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो एक भेड़ है। भेड़ के सिर पर चोट थी और वो डरी हुई लग रही थी। टियन हैरान था कि इतनी चोट के बावजूद भेड़ जिंदा थी। वो भेड़ झाड़ियों में भाग जाती है। टियन सोचता है कि इस बात को ट्रैफिक पुलिस को बताना बेकार होगा और वो इसे भूल जाना बेहतर समझता है। घर पहुंचकर वो सामान उतारने लगता है। हान अपने पालतू जानवरों के साथ बाहर आती है और टाइसन को पुकारती है। टियन उसे धीरे चलने को कहता है। हान सामान देखकर कहती है कि बहुत कुछ ले आए हो, मैं मदद कर देती हूँ। टियन उसे एक स्नैक्स का पैकेट थमा देता है। चलते चलते हान बताती है कि उसने उसकी दी हुई सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी है। मवेशियों को खाना देना, पानी बदलना और फसलें सींचना। अब वो भूखी थी और स्ट्यू खाने का इंतजार कर रही थी। टियन उसे खुश करने के लिए कहता है कि वो उसके लिए गाजर और मसूर की स्ट्यू बनाएगा। हान मान जाती है और कुछ और जोड़ने लगती है। तभी टियन मुड़कर देखता है कि सफेद कुत्ता फसलें खा रहा है। टियन धीरे से उसे रोकता है। जब वे भैंस के पास से गुजरते हैं तो एक भैंस डरी हुई लगती है और उसकी आंखें लाल थी। बाद में जब वे खाना बना रहे होते हैं, हान बताती है कि उसने कभी सोलर एक्लिप्स नहीं देखा और सोलर एक्लिप्स यानी कि सौर ग्रहण है। तो आगे वो पूछती है कि क्या सच में उस दौरान आसमान एकदम शाम जैसा अंधेरा हो जाता है। रेडियो में बताया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा टोटल सोलर एक्लिप्स आने वाला है। हान खाना खाते हुए टियन की तारीफ करती है, कहती है कि उसका खाना अब पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। जैसे उसकी कुकिंग के साथ उसकी हंटिंग स्किल्स भी बेहतर हो रही है। टियन उसे सोलर एक्लिप्स के बारे में समझाता है और बताता है कि उसने उसे जो खास चश्मा दिया है उसी से सूरज को देखना चाहिए, वरना आंखों को नुकसान हो सकता है। तभी रेडियो में एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है 10 से। हान बाहर की तरफ इशारा करके पूछती है, टियन ये क्या हो रहा है? टियन हैरान हो जाता है। वो देखता है कि एक काली चीज सूरज को ढक रही है और चारों ओर एकदम अंधेरा छा गया है, जैसे रात हो गई हो। हान डर जाती है और उसे ठंड लगने लगती है। काला कुत्ता घबराकर भौंकने लगता है। रेडियो का सिग्नल भी टूट जाता है। डरी हुई हान टियन से बाहर देखने को कहती है। टियन जैसे ही गेट खोलता है, उसके सामने अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है, जो गर्मियों के बीच में बेहद अजीब लग रही थी। टियन जल्दी से हान से कहता है, अंदर चलो। टियन ने हान को भरोसा दिलाया कि वो मवेशियों और भेड़ों को अंदर बंद कर देगा। उसने बी से कहा
कि वो हान के साथ रुके, लेकिन हान ने उसे ठंड की वजह से जल्दी लौटने को कहा। टियन ने उसे तसल्ली दी और हे को आवाज लगाकर अपने साथ चलने को कहा। सर्द मौसम से लड़ते हुए टियन को एहसास हुआ कि वे बर्फीले तूफान के बीच में है। उसने हे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? और जैसे ही टियन ने ऊपर देखा, वो चौंक गया। सूरज तेजी से चमक रहा था। टियन को ये सब बहुत अजीब लगा। उसने खुद से पूछा, आखिर ये मौसम अचानक क्यों बदल रहा है? तभी हे ने एक दिशा में भौंकना शुरू किया। टियन ने देखा वहाँ एक भैंस खड़ी थी जिसकी लाल और डरावनी आंखें थी। टियन को अचानक डर महसूस हुआ और तभी वो भैंस उस पर झपट पड़ी। हे ने भैंस को रोकने की कोशिश की। टियन ने तुरंत अपने कंपाउंड बो को खोजा और वो उसे एक लकड़ी के लॉग पर मिला। भैंस ने हे को जोर से धकेल दिया और टियन ने डरते हुए भी कई तीर उसके सिर पर चला दिए, लेकिन भैंस रुकने का नाम नहीं ले रही थी। टियन को लगा कुछ तो गड़बड़ है, उसे ज्यादा वक्त चाहिए था। तभी स्क्रीन पर एक चेतावनी आई, गोली खत्म हो गई है, लेकिन 3 जिंदा टारगेट रेंज के अंदर है। टियन ने इसे नजरअंदाज करते हुए फिर से बो उठाया, लेकिन वो खाली था। भैंस ने उसे जोर से पीछे फेंक दिया। हे ने उसे खींचकर घर की ओर ले जाना शुरू किया, तेजी से भौंकते हुए। टियन ने पीछे मुड़कर देखा और सोचा, अगर ये भैंस म्यूटेट हो चुकी है तो क्या हान भी अंदर सुरक्षित है? घर के अंदर बीए की आंखें लाल हो गई थी और वो हान पर गुर्राने लगा। हान हैरान थी, उसे समझ नहीं आया कि बीए को क्या हुआ। तभी बीए उस पर झपट पड़ा, लेकिन टियन समय पर पहुंच गया और बीए को लात मारकर दूर कर दिया। उसने हान को उठाया और उसे भरोसा दिलाया कि वो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा और उससे कहा कि वो घर के अंदर छिप जाए क्योंकि बाहर रहना खतरनाक है। टियन ने उसे समझाया कि अब बीए भी खतरनाक हो चुका है और हान को उस पर विश्वास करना चाहिए और अंदर ही रहना चाहिए। उसे सुरक्षित जगह छोड़ने के बाद टियन ने स्क्रीन चेक की और देखा कि जीवित लोगों की संख्या अब 4 हो गई है। टियन ने हान को सुरक्षित कमरे में बंद किया और दरवाजा लॉक कर दिया, लेकिन जैसे ही जिंदा जीवों की गिनती बढ़ी, बी ने पीछे से टियन पर हमला कर दिया, लेकिन टियन ने हान को अंदर लॉक कर दिया था। हे दौड़ता हुआ आया और टियन की मदद की, जिससे टियन ने उसकी तारीफ की। टियन ने हे को बी को रोकने को कहा और खुद वापस उस भैंस से निपटने के लिए बढ़ा। टियन ने एक कुल्हाड़ी उठाई और एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। भैंस उस पर झपटी, लेकिन टियन ने बचते हुए उसे पेड़ से टकरा दिया, जिससे उसका सींग उसमें फंस गया। टियन हमला करने ही वाला था कि अचानक बी ने टियन पर झपट्टा मारा और उसकी गर्दन काट दी। टियन सोचने लगा कि क्या हे मारा गया है। उसके मुंह से खून गिर रहा था और वो बी के हमले से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि उसके चारों तरफ स्क्रीन घूम रही थी। वो सोचने लगा कि ये सब क्या है। तेज शोर के बीच उसने खुद को उन 2 राक्षसी जानवरों से हान की सुरक्षा के लिए लड़ने पर फोकस किया। इस बीच एक स्क्रीन पर लिखा था, अपोकलिप्स सर्वाइवल गेम मैच सक्सेस। जैसे ही ये गेम लोड हुआ, टियन उसका प्लेयर बन गया और उसने खुद को एक टूटी फूटी जगह में पाया। लेवल 1 पर उसे आई ऑफ ट्रूथ इनाम में मिला और उसकी क्लास भी थी। उसे अपना फोर्ट्रेस बनाने के लिए 8 लाख पॉइंट्स की जरूरत थी। जमीन पर पड़े हुए वो होश में आया और सोचने लगा कि क्या वो अब भी जिंदा है। उसके कपड़े फटे हुए थे, खून के दाग थे, लेकिन चोटें गायब थी, जिससे वो चौंक गया। हैरान होकर वो सोचने लगा कि गाय और बी कहाँ है। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ और उसने देखा कि दोनों गाय और बी पास ही मरे पड़े हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेहोश रहने के दौरान ऐसा क्या हुआ। उसे यकीन था कि इतनी तबाही इंसान नहीं कर सकता। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। अब वो अपोकलिप्स सर्वाइवल गेम का हिस्सा था और उसका स्टेटस एक्टिवेट हो चुका था। एक ऊर्जा की लहर उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे उस पर कोई प्रकाश की किरण गिर गई हो, जिससे गुस्से की ज्वाला भड़क उठी हो। जैसे ही उसने देखा कि गाय अब भी जिंदा है, टियन अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पर झपट पड़ा। उसने अपने पिछले अनुभवों को भूलते हुए अपनी नई शक्तियों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे कि घावों का भरना और वो रहस्यमय विस्फोट जो उसने देखा था। टियन को समझ आने लगा कि ये सिर्फ एक गेम नहीं है। सिस्टम पूरी तरह लोड हो चुका था और उसका शेल्टर भी बन चुका था। पॉइंट्स बांटे जा चुके थे, शुरुआती रिवॉर्ड मिल चुके थे और खिलाड़ियों को खुद को परखने का निर्देश दिया गया था। टियन सोच रहा था कि क्या ये सारी जानकारी सीधे उसके दिमाग में डाली गई है। उसे पता चला कि डिस्ट्रक्शन का पहला चरण खत्म हो चुका है और दूसरा चरण 30 दिनों में शुरू होगा। प्राकृतिक आपदाएं आने वाली थी और उसका शेल्टर आखिरी सुरक्षा की जगह था। टियन को जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अब सिर्फ जीना नहीं है
बल्कि अपने शेल्टर को सबसे मजबूत किला बनाना है। पहले चरण ने इंसानों की जमीन को जहर बना दिया था जिस पर वे निर्भर थे। टियन अब सोच रहा था कि दूसरे चरण में क्या होने वाला है। बी की जांच करते हुए टियन को समझ आया कि वो बेहोश हो गया था। मिली जानकारी के अनुसार बी और बाकी जानवर शायद रेडिएशन से दूषित पौधे खाने के कारण म्यूटेट हो गए थे। टियन ने बीए को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए एक अस्थायी पिंजरे में बंद कर दिया और कसकर बांध दिया। अब उसने फिर से हान की जांच करने का फैसला किया। सेफ हाउस में घुसते ही वो अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे गया। उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की लेकिन बिजली वापस नहीं आई थी। उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं था जिससे पता चला कि कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद था। हालांकि बैकअप डीजल जनरेटर से थोड़ी राहत मिली। फीनिक्स की हल्की रोशनी में टियन कमरे में हान को ढूंढने लगा। वो सोच रहा था कि हान कहाँ है और कोई हलचल क्यों नहीं हो रही। तभी उसने हान की टांगे देखी और वो तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। टियन को हान घर के अंदर लेटी मिली। उसके सिस्टम ने दिखाया कि हान शांति से सो रही थी। टियन के पास आने की आवाज से हान जाग गई और पूछा कि उसने फर्श पर सोने की बजाय गद्दा क्यों नहीं बिछाया। हान ने बताया कि वो आज्ञाकारी रूप से उसका इंतजार करती रही थी। उसे एक तेज रोशनी की हल्की याद थी और कुछ नहीं। और फिर उसने पूछा कि क्या टियन ठीक है। टियन ने भरोसा दिलाया कि सब कुछ कंट्रोल में है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हान ने बीए के बारे में पूछा तो टियन ने बताया कि बी घायल है और फिलहाल उपलब्ध नहीं है। टियन ने उसे कुछ देर और आराम करने को कहा क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने थे। हान मान गई और फिर से सो गई। जब हान सो रही थी टियन सोचने लगा कि अब तक किसी म्यूटेंट पालतू जानवर का सामना क्यों नहीं हुआ है। वो सोचने लगा कि ये सिस्टम ऑनलाइन गेम से किस तरह अलग है और जैसे ही उसने और जांच की उसे एक शुरुआती बोनस मिला जो उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। लेकिन वो निराश हुआ क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद कोई हथियार या स्किल मिलेगी। लेकिन गेम शुरू करने के लिए उसे अभी भी 999 पॉइंट्स और चाहिए थे। स्क्रीन को घूरते हुए उसने एक कोने में एक प्रश्न चिन्ह देखा और सोचा कि उसका क्या मतलब है। उसे लगा कि इस सिस्टम की मुख्य करेंसी पॉइंट्स। उसे उस बीज की याद आई जो उसने जहरीली जमीन में बोया था और उसकी बहुत ज्यादा कीमत थी। वो जानता था कि अभी वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। टियन ने ठान लिया कि अब घर में रखे सामान की स्टॉक की जांच करेगा। उसे मालूम था कि जो सामान जमीन के सीधे संपर्क में था वो पहले ही किसी न किसी रूप में दूषित हो चुका होगा। नेटवर्क के डिस्कनेक्ट होते ही टियन को समझ आया कि सब कुछ ठीक होने में समय लग सकता है और उसे बाहर की स्थिति पर भी भरोसा नहीं था। आसपास की प्रदूषित चीजों को देखते हुए उसे लग रहा था कि अब उन्हें जल्द ही संभालना होगा। टियन ने बाहर देखा और सेफ हाउस का दरवाजा खोला। उसे वहाँ बहुत सारी गन एकदम करीने से सजी हुई मिली। उसने डीजल जनरेटर स्टार्ट किया, एक पिस्टल भरी और हान के पास एक वॉकी टॉकी रख दी। फिर बाहर निकल गया। अपनी कार को तेजी से चलाते हुए उसने अनजाने में कई म्यूटेंट जानवरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। टियन ने तय किया कि उन्हें जल्दी निपटाना होगा। तभी एक मिलिट्री ट्रक पीछे से तेजी से आया और टियन की कार को ओवरटेक करके उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। ट्रक पर लगी मशीन गन टियन की कार की तरफ घुमाई गई जैसे कभी भी फायर कर सकती हो। एक आर्मी स्काउट जो जूम स्कोप से देख रहा था उसने टियन पर नजर डाली। टियन ने देखा कि आम तौर पर व्यस्त रहने वाली विटोकी रोड की सतह ऊपर उठी हुई थी। टियन को लगा कि मिलिट्री फोर्सेज शायद आसपास ही तैनात है और शहर में कुछ बड़ा संकट चल रहा है। उसे जोंग किंग की लोकेशन को लेकर भी चिंता हुई। सोल्जर ने टियन को बाहर के खतरे को लेकर चेतावनी दी और उसे विटोकी के रास्ते वापस घर लौटने को कहा। तभी किसी ने रिपोर्ट किया कि एरिया बी म्यूटेंट बिल्लियों के हमले में है और तुरंत मदद चाहिए। टियन ने सोल्जर को बताया कि वो जरूरी सामान की कमी की वजह से घर से बाहर निकला था और शहर की स्थिति के बारे में पूछा। सोल्जर ने उसे सरकारी सप्लाई पॉइंट पर जाने की सलाह दी और शहर की असुरक्षा को लेकर जोर देते हुए कहा कि वो जल्दी से घर लौट जाए। टियन ने हामी भरी और सोल्जर वहाँ से चला गया। तभी ऊपर से एक मिलिट्री विमान गुजरा। टियन सोचने लगा कि म्यूटेंट जीव अब हर जगह फैले हुए हैं। हालांकि उसकी हाल ही में जोंग लिन से दूरी हो गई थी, लेकिन वो इस तबाही भरी दुनिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता था और तय किया कि रास्ते में वो उसकी भी खबर लेगा। जब टियन शहर में दाखिल हुआ तो उसने हर तरफ तबाही देखी। लोग XX स्ट्रीट पर एक और लूट की घटना की बात कर रहे थे और पॉइंट नंबर XX पर एक महिला की लाश मिली थी। टियन ने देखा कि अब सड़क पर सिर्फ पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस ही चल रही थी। उसने देखा दो लोग एक घायल औरत को तेजी से एम्बुलेंस में लाद रहे थे। वो खून की भारी कमी से शॉक में पहुंच चुकी थी। एक पैरामेडिक ने कहा कि एक और मरीज को फूड पॉइजनिंग से लंग डैमेज हुआ है और उसे तुरंत एड्रेनालिन शॉट देना होगा। वे लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कार्डियक स्टिमुलेंट की भारी कमी हो गई है क्योंकि
क्योंकि बहुत सारे मरीज एक जैसी बीमारी से संक्रमित हैं। वही पास में एक महिला अपने बीमार पति से गिड़गिड़ा रही थी कि वो सोए नहीं क्योंकि वो अब हॉस्पिटल के बहुत करीब थे। वो आदमी शिकायत कर रहा था कि हॉस्पिटल में अब कोई बेड नहीं बचा और इमरजेंसी हेल्पलाइन भी पूरी तरह ओवरलोड हो चुकी है। टियन ने निष्कर्ष निकाला कि हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चरमराया हुआ है और इसकी हालत पास के प्लांट से हुई रेडिएशन लीकेज ने और खराब कर दी है। टियन सोचने लगा कि क्या वो गेम में जिंदा रहने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर भी पाएगा या नहीं। पुलिस लोगों को बता रही थी कि ये जगह सरकार द्वारा घोषित इमरजेंसी सप्लाई पॉइंट है और सभी से नियमों का पालन करने, लाइन में लगने और धक्का मुक्की न करने की अपील कर रही थी। हर व्यक्ति को सामान खरीदने की लिमिट बताई गई, 5 जिन्स चावल, 5 जिन्स आटा और 1 जिन्स सब्जियां, वो भी वैध आईडी दिखाने पर। लाइन में खड़े लोगों में बहस शुरू हो गई। एक आदमी जोर दे रहा था कि वो 5 घंटे से लाइन में है, इसलिए उसे पहले सामान मिलना चाहिए। दूसरे ने कहा कि वो बस वॉशरूम गया था और उसकी जगह वही थी। स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई जब एक आदमी खुद को लोकल कंपनी का जनरल मैनेजर बता रहा था, जिससे लाइन में और लोग भड़क गए और झगड़ा शुरू हो गया। कुछ लोगों को तो जबरदस्ती लाइन से हटाया भी गया। इसी बीच एक कोने में एक छोटी बच्ची अपनी माँ से खाना मांग रही थी। टियन ने देखा कि 2 लोग एक चीज के लिए लड़ रहे थे। दोनों कह रहे थे कि उन्होंने पहले पहुंचा था। भीड़ में तेजी से संसाधनों के लिए झपटमारी हो रही थी। टियन जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड के किराए के फ्लैट की ओर मुड़ा, एक तेज कार लगभग उसे टक्कर मारती हुई निकल गई। कार अचानक ब्रेक लगाकर रुकी और एक आदमी बाहर निकला। वो टियन की विंडो पर दस्तक देकर पूछने लगा कि क्या वो उसी सप्लाई साइट से आ रहा है। वो आदमी टियन को डिपार्टमेंट स्टोर मार्केट के आसपास घूमते हुए देख चुका था और अब समझ गया कि टियन क्या ढूंढ रहा है। उसने टियन को कई फल और सब्जियां देने की कोशिश की, तरबूज, खीरा, कद्दू, टमाटर, लेकिन टियन ने उसे चुनौती दी कि अगर वो सच में खाने लायक है तो पहले खुद एक काट कर खाकर दिखाए। वो आदमी थोड़ा हिचका और पूछा कि टियन उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। उसने कहा कि उसने खुद के लिए भी कुछ नहीं खरीदा। टियन गुस्से में बोला कि वो वहाँ से चला जाए। आदमी ने पूछा कि टियन इतना गुस्से वाला व्यवहार क्यों कर रहा है। उसने कहा कि वो तो एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है। टियन ने तब अपनी गन निकाल कर दिखा दी। आदमी डरकर पीछे हट गया और बोला कि बात करके हल निकाल लेते हैं। उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। टियन ने सख्ती से चेतावनी दी, अगर दोबारा इस तरह का दिलहीन व्यापार करते देखा गया तो वो बिना हिचक गोली चला देगा और उसका कोई नतीजा नहीं होगा। वो आदमी डरते हुए वहाँ से अपना सामान समेटता है और सोचता है कि वो कितनी मुश्किल स्थिति में फंस गया है। फिर जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला गया। इसके बाद टियन अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ गया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो जॉन्ग के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाते हुए उसे पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला तो उसे चिंता होने लगी कि क्या जॉन्ग घर पर है भी या नहीं। फिर उसने दरवाजे के नीचे से छुपी हुई एक्स्ट्रा चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर गया। टियन हैरान रह गया। आमतौर पर हमेशा साफ सुथरा रहने वाला कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। गंदे फल और दवाइयों के डब्बे चारों तरफ फैले हुए थे। उनमें से उसे टियान रन की एंटीबायोटिक्स दिखी, जो एक लोकल फार्मा कंपनी की बदनाम दवा थी। उसे समझ नहीं आया कि जॉन्ग ने ऐसी चीजें क्यों खरीदी। वहाँ खून का कोई निशान या जहर से कोई दुर्घटना जैसी चीज नहीं दिखी। टियन ने महसूस किया कि कमरे को जरूर खंगाला गया है, लेकिन ये काम जॉन्ग के आम तौर तरीकों से बिल्कुल अलग था। कोई जबरदस्ती घुसपैठ के संकेत नहीं थे, लेकिन हर चीज सोच समझकर फैलाई गई लग रही थी। टियन सोचने लगा कि इस अफरात फरी की दुनिया में जॉन्ग आखिर कहाँ गई होगी। सीन अब शहर के बाहरी इलाके में शिफ्ट होता है, जहाँ एक टूटी फूटी हवेली अस्थायी गेस्ट हाउस का काम कर रही है। ये एक लेवल 1 शेल्टर ग्रेड है, जिसमें सिर्फ बुनियादी सुविधाएं हैं। इस लेवल 1 शेल्टर की स्किल रिवॉर्ड है आई ऑफ ट्रूथ, जो होस्ट को किसी भी चीज या जीव की डिटेल जानकारी देखने की अनुमति देता है। इसके साथ साथ प्रिविलेज में एक रिमोट कंट्रोल शेल्टर सिस्टम भी है, जिससे शेल्टर की स्थिति और इन्वेंटरी का अपडेट दूर से भी मिल सकता है। ये एरिया 30 मुंह में फैला है, मछली पकड़ने, जानवर पालने, खेती और निर्माण के लिए उपयुक्त। टियन अब सोचता है कि उसकी स्थिति कितनी कमजोर है। वो एक जर्जर से लेवल 1 ग्रीन हाउस में रह रहा है। उसने ठान लिया है कि वो जल्द से जल्द पॉइंट्स कमाकर फार्म की मशीनों को अपग्रेड करेगा और साथ ही रेडिएशन से बचने के इंतजाम भी करेगा। जब वो खेत में मेहनत कर रहा था, हान दौड़ती हुई आई और खुशी से बताया, बीज अंकुरित हो गए हैं। टियन, हान और हे मिलकर उन उगते हुए पौधों को देखने पहुंचे।
पहुंचे और हान के चेहरे पर खुशी थी। टियन ने स्क्रीन पर देखा कि टमाटर के बीज सफलतापूर्वक बो दिए गए हैं और 48 घंटे में पूरी तरह पक जाएंगे। वो प्रकृति से बहुत संतुष्ट था। ये एंटी रेडिएशन ग्रेड सीड्स उम्मीद के मुताबिक काम कर रहे थे, जल्दी बढ़ रहे थे। टियन सोचता है कि अगर ज्यादा पॉइंट्स मिले तो वो और हान इस तबाही भरी दुनिया में जिंदा रह सकते हैं। हान ने बताया कि उसे लगा था कि सारे बीज मर चुके हैं, लेकिन टियन की वजह से ही ये संभव हुआ। टियन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं हमेशा कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेता हूँ। उसने हान को वो नियम याद दिलाए जो उसे फॉलो करने हैं। हान ने कहा कि उसे सब याद है और अब कोई उसे कमजोर नहीं समझेगा। हान ने दोहराया, सिर्फ टियन द्वारा अप्रूव किया गया खाना ही खाओ, बिना इजाजत फार्म से बाहर मत जाओ। कोई भी अजीब जानवर दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करो, हे पर नजर रखो ताकि वो कुछ भी उल्टा सीधा न खा जाए। टियन ने हे को भी निर्देश दिया कि वो ध्यान से सुने। एंटी रेडिएशन फसलें पक चुकी थी तो टियन ने तय किया कि अब उन्हें जल्दी से काट लेना चाहिए। उसे पता चला कि फसलें काफी अच्छी उगी थी, खासकर एंटी रेडिएशन वाले टमाटर जो पोषक थे और लंबे समय तक खाए जा सकते थे। इनका शेल्फ लाइफ 30 दिन का था। टियन सोचने लगा कि क्या ये फसलें शरीर की ताकत भी बढ़ा सकती हैं। उसने उत्साह में एक टमाटर खा लिया और तुरंत उसके शरीर में एक गर्माहट सी दौड़ गई जो कई दिनों की थकावट को मिटा रही थी। इस भूखमरी भरी दुनिया में ये फसलें सिर्फ खाना नहीं दे रही थी, ये एट्रीब्यूट बोनसेस भी दे रही थी। टियन ने सोचा, क्यों न वो इस सिस्टम में एक पूरा फार्म ओनर बन जाए। सिस्टम में परमिशन अनलॉक करना, मॉल से खरीदारी और शेल्टर अपग्रेड, ये सब पॉइंट्स पर आधारित है और पॉइंट्स मिलते हैं एक्सचेंज सिस्टम के जरिए, जिसमें फसल, जानवरों का मीट और मिनरल्स को रिसाइकल किया जाता है। हर चीज की अपनी ग्रेड और वैल्यू होती है। गॉड टियर क्रॉप्स सबसे पावरफुल फसलें सबसे ज्यादा पॉइंट्स देती हैं। एंशिएंट मेडिकल ग्रेड क्रॉप्स दवाइयों जैसी असरदार होती हैं। एंटी रेडिएशन ग्रेड क्रॉप्स रेडिएशन में भी उगने वाली खास फसलें। टियन ने महसूस किया कि इस एक्सचेंज सिस्टम को मास्टर करना उनकी जिंदगी बचाने और आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। फसल ग्रेड और पॉइंट्स की जानकारी। लेवल 1 एंटी रेडिएशन ग्रेड फसलें 1 किलो 1 पॉइंट। लेवल 2 एंशिएंट मेडिकल ग्रेड 1 किलो 100 पॉइंट्स। लेवल 3 गॉड टियर फसलें 1 किलो 1000 पॉइंट्स। लेवल 4 सुप्रीम गॉड टियर फसलें 1 किलो 1 लाख पॉइंट्स। ये सिस्टम सप्लाई, बिक्री और रिसाइकलिंग सब कुछ एक जगह पर प्रोवाइड करता है और फार्म को एक टॉप टियर मिलिट्री बेस में बदलने का सबसे जरूरी टूल है। टियन अब इस बदलाव को लेकर बहुत उत्साहित है। वो सोचता है कि एंटी रेडिएशन ग्रेड के अलावा जो 3 ऊंचे ग्रेड की फसलें हैं उनके असर और भी जबरदस्त होंगे। वो एंशिएंट मेडिकल ग्रेड फसल की हार्वेस्ट चेक करने चला गया। गाजर की तरफ देखा और पाया कि उनकी 10% मैच्योरिटी हुई है, जो इस ग्रेड के लिए नॉर्मल है। लेकिन और ध्यान देने पर पता चला कि वो गाजरें 100% मैच्योर हो चुकी थी। इन फसलों की खासियत थी ये जहर, बीमारियां और हर तरह के नेगेटिव असर को खत्म कर सकती थी। यहाँ तक कि जो नुकसान आमतौर पर इरिवर्सिबल होता है उसे भी ठीक कर सकती थी और ये फसलें अनंत समय तक स्टोर की जा सकती थी। टियन ने समझा कि इन फसलों की पावर उनके सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन सकती है। इस नई चुनौतीपूर्ण दुनिया में अब जहाँ वो जी रहे थे, टियन को अब अपने पास एंशिएंट मेडिसिनल ग्रेड क्रॉप्स होने की वजह से एक अलग ही सुरक्षा महसूस हो रही थी। उसे अब इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ रही थी और ये एक बहुत बड़ी राहत थी। अब उसने ध्यान दिया रिसाइकलिंग इंटरफेस पर और तय किया कि वो 70% फसलें पॉइंट्स के लिए बेच देगा और बाकी 30% अपने बैग में रिजर्व के तौर पर रखेगा। टियन ने 200 किलो रेडिएशन रेजिस्टेंट क्रॉप्स रिसाइकल करने की पुष्टि की और उसे इसके बदले 2000 पॉइंट्स मिल गए। साथ ही उसे पता चला कि 3 एंशिएंट मेडिसिनल ग्रेड क्रॉप्स वेयरहाउस में सुरक्षित रखी गई है। टियन नतीजों से काफी खुश था। अब उसके पास 30 जिन्स की एंटी रेडिएशन ग्रेड क्रॉप्स भी सुरक्षित स्टोर हो चुकी थी। अचानक सिस्टम ने उसे बधाई दी। उसने अपनी पहली रिसाइकलिंग टास्क सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। उसे मिला नया टाइटल, मास्टर ऑफ रिसाइकलिंग, और एक इनाम, एक स्मार्ट वर्किंग रोबोट एग्रीकल्चरल टाइप। जैसे ही वो रोबोट टियन की हथेली में प्रकट हुआ और हाथ हिलाया, टियन उसे देखकर थोड़ा शक में पड़ गया। उसे लग रहा था कि इतना छोटा रोबोट आखिर करेगा क्या। टियन ने सोचा कि शायद ये अचीवमेंट सिस्टम कुछ और रिवॉर्ड्स और यूजफुल आइटम्स की तरफ भी ले जाएगा, लेकिन वो इस बात से थोड़ा असहज था कि ये रोबोट उसे बड़ी अजीब सी निगाहों से देख रहा था। अगले ही पल रोबोट ने बहुत फुर्ती से फसलें काटनी शुरू कर दी। टियन हैरान रह गया। उसे लग रहा था कि जैसे ये रोबोट उसकी सोच को पहले ही जान चुका है। क्या सच में उसकी कॉन्शियसनेस किसी तरह से सिस्टम से जुड़ चुकी है? क्या अब वो दिमाग से ही सीधे रोबोट को आदेश दे सकता है? टियन इस रोबोट की क्षमताओं को देखकर चौंक गया। एक सिंपल फार्मिंग रोबोट भी इतना एडवांस हो सकता है, उसने सोचा नहीं था। अब उसके मन में ये ख्याल आने लगा, अगर वो ज्यादा पॉइंट्स कमा ले तो शायद वो कॉम्बैट रोबोट भी ले सकता है, जो हान की सुरक्षा के लिए बहुत मददगार साबित होगा। खेती की पहली सफलता से उत्साहित होकर टियन ने हान को खाने के लिए बुलाया और कहा, अब कार्टून देखना बंद करो। उस दिन उन्होंने बड़े
बड़े चाव से बड़े बड़े चिकन लेग्स खाए और अपनी खेती की सफलता का जश्न मनाया। हान हालांकि खुश थी, लेकिन उसने टियन को याद दिलाया कि अब भी उन्हें खाना थोड़ा संभाल कर खाना होगा। हे, उनका साथी भी खाने में बहुत जोश से शामिल हो गया। टियन ने हान को भरोसा दिलाया कि वे दोबारा खेती शुरू कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर स्टोरेज से खाना निकाल सकते हैं। फिर उसने चेतावनी दी, अगर किसी को हमारे खाने की सप्लाई का पता चला तो तुम्हें 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। हान ने हाँ में सिर हिलाया और वादा किया कि वो हमारे खाने का राज किसी को नहीं बताएगी। टियन ने कहा कि अब खा लिया जाए। आखिरकार हान ने पिछले 2 दिन से सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खाए थे। उसने पहला चिकन लेग हे को दिया और कहा, धन्यवाद मुझे और हान को बचाने के लिए। हान ने हे को प्यार से गले लगाया और कहा, तू सबसे अच्छा है। फिर उसने उसे जाने दिया और सोचने लगी कि बीए अब कैसा महसूस कर रहा होगा। टियन ने उसे भरोसा दिलाया कि बी अब भी गंभीर रूप से घायल है और कुछ समय तक उसे देखने नहीं आ पाएगा, लेकिन उसने वादा किया जैसे ही वो ठीक होगा तुम दोनों फिर से साथ खेल पाओगे। हान ने हामी भरी और वादा किया कि वो बीए को अटारी में परेशान नहीं करेगी। तभी अचानक टियन की नजर एक चेतावनी पर पड़ी। किसी के घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। उसने तुरंत मॉनिटरिंग स्क्रीन को ऑन किया और देखा कि घुसपैठ करने वाला एक 42 साल का बिना हथियार वाला पुरुष था, जिसका थ्रेट लेवल 3 दिखाया जा रहा था। टियन को हैरानी हुई। वो और कोई नहीं बल्कि अंकल नैन था। टियन सोचने लगा कि इन हालातों में नैन वहाँ कैसे पहुँच गया। वो बाहर गया और नैन के पास जाकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? नैन ने सिगरेट का एक कश लिया और धीरे से धुआं छोड़ते हुए टियन को बॉस कहकर संबोधित किया। उसने अपनी हालत बताई। वो बहुत मुसीबत में था और पूछा कि क्या टियन के फार्म में कुछ एक्स्ट्रा खाना है। नैन के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसका घर लूटा जा चुका था और जो खाना उसने स्टोर किया था वो भी चोरी हो गया था। अब बाजार में खाने के दाम आसमान छू रहे थे। टियन ने माफी मांगी। उसने बताया कि उसके अपने भी खाने के स्टोर खत्म हो चुके हैं और हाल ही में फसल म्यूटेट होने की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई है। फिर भी टियन ने जो थोड़ा बहुत बचा था उसमें से कुछ रेशन नैन को दे दिया और कहा, तुमने मेरी फैमिली का ध्यान रखा, मैं उसका एहसानमंद हूँ। नैन ने उदासी में सिर झुका लिया और बताया कि वो पहले ही कई रिश्तेदारों से मदद मांग चुका है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। टियन ने उसे 1 कप नूडल्स का पैकेट दिया और कहा, पहले दूसरे रास्ते भी आजमा लेना। नैन ने बार बार धन्यवाद कहा और टियन ने उसे शुभकामनाएं दी। नैन मजबूरी में हालात से हार मानता हुआ वहाँ से चला गया। टियन ने अंदाजा लगाया कि ये खाना नैन को शायद सिर्फ 5 दिन तक ही चला पाएगा। ऐसे अनिश्चित समय में इंसानों की मंशा कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए टियन अब और ज्यादा सतर्क हो गया। उसने तय किया कि वो रात को जाकर नैन को चुपचाप देखेगा, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि उसके फ्रीजर में जो आम सब्जियां थी उनकी अब कोई जरूरत नहीं थी। रात के समय टियन और हान दोनों नैन के घर की तरफ निकले। दोनों अपने अपने स्नैक्स लेकर गए थे। तभी उन्हें अंदर से एक्साइयों की चीख सुनाई दी। नैन ने टियन को चुप रहने का इशारा किया, कहा, डराओ मत उसे। एक्साई खून की उल्टी कर रहा था। उसकी हालत हर पल और बिगड़ रही थी। नैन बेहद दुखी होकर पूछ रहा था, ये हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ क्यों रहे हैं? टियन और हान ने खिड़की से झांक कर देखा। हान ये सब देखकर डर गई। टियन ने उसे शांत किया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम मत देखो। टियन ने एक्साई के लक्षणों पर गौर किया और अंदाजा लगाया, शायद उसने गलती से रेडिएशन वाली सब्जियां खा ली है और इसलिए हालत इतनी तेजी से बिगड़ रही है। अब सवाल ये था कि एक्साई जो एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा था, क्या वो ये सब झेल पाएगा? अंत में एक्साई की किस्मत ही तय करेगी कि वो बचेगा या नहीं। तभी खिड़की का शीशा टूट गया। एक पाउच अंदर फेंका गया जिससे नैन और एक्साई दोनों चौंक गए। नैन गुस्से में चिल्लाया, किसने फेंका ये? एक्साई ने उसे शांत रहने को कहा और पाउच की जांच करने को कहा। नैन ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भरी और एक्साई से कहा कि वही रुको। पाउच को खोलने पर नैन दंग रह गया। उसमें ताजी सब्जियां और खाना था। एक्साई की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो जीना चाहता था, अब किसी भी हालत में, भले ही उसे अपनी हालत को लेकर झूठ क्यों न बोलना पड़े। नैन की आंखें भर आई। उसने कबूल किया कि अब तो हॉस्पिटल भी एक्साई का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो एक्साई को यूं तड़पता नहीं देख सकता था। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। नैन ने ठान लिया और एक्साई को समझाया, खाओ, धीरे धीरे चबाकर, जो भी होगा देखा जाएगा। एक्साई चीख उठा। एक्साई ने एक बार जोर से खांसा और फिर अचानक उसकी खांसी रुक गई। नैन की आंखों में चमक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक्साई की हालत अब बेहतर हो रही है। उधर टियन ने देखा कि एक स्ट्रीट लाइट
दोबारा जल उठी है, जिसका मतलब था कि बिजली वापस आ गई है और शायद फोन सिग्नल भी। टियन ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड जोंग को कॉल किया। फोन बजता रहा लेकिन जोंग ने जवाब नहीं दिया। सीन कट होता है एक चलती हुई कार की तरफ, जहाँ कुछ आदमी बैठे थे और उनमें से एक का फोन बज रहा था। वो सोचने लगे कि फोन किसका है और तभी उनमें से एक ने पहचाना, ये तो जोंग का फोन है। अब जब नेटवर्क वापस आ गया था तो उन्होंने फोन बंद कर दिया। फिर उन्होंने खाने की सप्लाई के बारे में बात की और राहत की सांस ली कि उनके पास एक महीने का राशन था। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने अपने लीडर का साथ देने का सही फैसला किया था। उनकी मंशा को लेकर सवाल उठते ही सबसे बड़ा आदमी चुप हो गया और साफ कहा, पैसा और एक्शन यही असली चीजें हैं। बाकी सब भी उसकी बात से सहमत हो गए। नैन के घर वाली घटना के बाद टियन और हान अपनी कार में तेजी से वहाँ से निकल गए। हान ने एक्साई में आए चमत्कारी बदलाव के बारे में बात की, कैसे वो खून की उल्टी कर रहा था लेकिन गाजर खाने के बाद जल्दी ठीक हो गया। उसका चेहरा ग्रे से नीला होने लगा। टियन ने हान की बातों को ध्यान से सुना और सोचा, वाकई ये सब उसके एनिमेशंस के लिए प्यार जैसा ही था, जिसकी वजह से वो सब इतना ध्यान से देख पाई थी। तभी अचानक एक जानवर ने ऊपर से उनकी कार पर हमला कर दिया। टियन ने देखा वो एक बंदर था जिसकी पंजे बहुत खतरनाक लग रहे थे और वो कार की खिड़की से झांक रहा था। टियन ने हान से कहा, शांत रहो, सीट कसकर पकड़ो। हान ने डरते हुए उसकी बात मानी। टियन ने कार को जिगजैग सर्पेंटाइन मोशन में घुमाया ताकि बंदर नीचे गिर जाए। उसने हान से कहा, सर नीचे कर लो, और उसने तुरंत ऐसा किया लेकिन बंदर फिर भी पीछे नहीं हटा और कार के सामने आ गया। टियन ने तुरंत रिएक्ट किया और गाड़ी को साइड में घुमा दिया, जिससे बंदर एक बड़े पत्थर से टकरा गया। टियन ने तुरंत गन निकाली और बंदर पर गोली चला दी। अब वो खतरा नहीं रहा। टियन कार से नीचे उतरा और देखा जहाँ बंदर गिरा था वहाँ खून की एक छोटी सी झील बन गई थी। उसी खून के बीच उसे एक कोडेड मैसेज मिला। टियन हैरान रह गया, ये कहाँ से आया हो सकता है? कहीं पास में कोई ब्रीडिंग फार्म या जू तो नहीं था। टियन का दिमाग फिर से शहर की हालत की ओर लौट आया। घर लौटते हुए उसने हान से कहा, आराम करो, अपना कार्टून देखो, मुझे थोड़ा काम देखना है। हान ने हामी भरी और चली गई। अब टियन अकेले उस बी की तरफ गया जो अब भी बदले हुए रूप में था। टियन ने ग्लव्स पहने और सोचने लगा, क्या एंशिएंट मेडिसिनल कैरेट बी की हालत को ठीक कर सकती है? क्या वो रेडिएशन का असर पलट सकती है? टियन ने धीरे से बी को वो गाजर खिलाई। बी जोर से गुर्राया। उधर हान कार्टून में डूबी थी। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी और उसे टियन की लंबी गैरहाजिरी से चिंता होने लगी। वो दौड़ती हुई उस कमरे में पहुंची जहां टियन और भी थे। शरारत के मूड में हान ने पीछे से टियन की पीठ पर हल्का धक्का दिया, जिससे टियन चौंक गया। टियन ने राहत की सांस ली और पूछा, तुम हो? हान ने हंसते हुए कहा, डर गए? लेकिन तभी उनका ध्यान गया। बी एकदम शांत पड़ा था और उसके चारों ओर खून फैला हुआ था। हान की आंखें भर आई और वो जमीन पर गिर पड़ी। रोते हुए बोली, हम बी को क्यों नहीं बचा पाए, जबकि ये गाजर तो एक्साई को ठीक कर गई थी। टियन ने दुखी होकर कहा, इन गाजरों से म्यूटेशन को पलटा नहीं जा सकता, वो बस जहर और बीमारी ठीक करती है। हान और जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से साफ था कि बी के मरने का गम उसे बहुत गहरा लग रहा था। अगले दिन दोनों ने बी की अंतिम विदाई दी। टियन ने चुपचाप अंतिम संस्कार किया। हान एक शब्द भी नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रही। टियन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब घर चले, देर हो रही है। बाद में जब हान फिर से अपने कार्टून में खोई हुई थी, टियन ने उसे खाने के लिए बुलाया। उसने उसका फेवरेट डिश बनाया था। हान ने कुछ कहा नहीं, लेकिन इशारों में दिखाया कि वो चाहती है टियन घर में ही उसके साथ रहे। टियन ने मुस्कुराकर हामी भरी। रात को टियन घर के बाहर बैठा था, तभी एक स्क्रीन पर सूचना आई, रेडिएशन रेजिस्टेंट क्रॉप्स पकने के करीब है। टियन तुरंत तैयारियों में लग गया। आखिरकार उन्होंने लगभग 500 किलो रेडिएशन रेजिस्टेंट क्रॉप्स और 10 किलो एंशिएंट मेडिसिनल ग्रेड क्रॉप्स की हार्वेस्ट कर ली। एक छोटा रोबोट टियन के पास आया और रिपोर्ट दी, पॉइंट्स रिडेम्पशन सफल रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि टियन का पुराना लेवल 1 टूटा फूटा ग्रीन हाउस अब अपग्रेड होकर लेवल 2 की साधारण हाउस बन चुका था। लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई, डिफेंस शेल्टर अभी भी सिर्फ लेवल 3 पर है, जो सिर्फ छोटे जंगली जानवरों को रोक सकता है। टियन को चेतावनी दी गई थी कि उसका डिफेंस शेल्टर लेवल 3 का है, जो सिर्फ छोटे जंगली जानवरों से ही सुरक्षा दे सकता है, लेकिन बड़े खतरों के लिए ये काफी नहीं है। सिस्टम ने साफ कहा, डिफेंस सिस्टम को जल्द से जल्द मजबूत करो। टियन ने तय किया कि अब उसकी पहली प्राथमिकता फार्म की सुरक्षा होनी चाहिए। उसने फिलहाल नई फसलें उगाने की योजना को टाल दिया और पहले दीवार की मजबूती को लेवल 1 से बढ़ाकर लेवल 2 कर दी। साथ ही उसने परिमीटर पावर ग्रिड भी खरीद लिया, जिससे उसकी सिक्योरिटी रेडीनेस लेवल 1 तक पहुंच गई। अब बचे हुए पॉइंट्स को
सोच समझकर इस्तेमाल करते हुए टियन ने तय किया कि उसे हान की सुरक्षा के लिए मैकेनिकल गार्ड्स चाहिए। उसे एक गार्ड दिखा जिसकी कीमत 3500 पॉइंट्स थी। उसने अंदाजा लगाया कि अगर वो गोदाम में रखे अनाज को बेच दे तो लगभग पूरा खर्च निकल आएगा। टियन ने खुद पर भरोसा करते हुए फैसला लिया। उसने एक लेवल 1 हमिंग बर्ड और एक लेवल 2 हाउंड खरीद लिया। जब उसने हमिंग बर्ड को एक्शन में देखा वो हैरान रह गया। वो छोटी मशीन बेहद सटीकता से पेड़ों से गिरे हुए पत्तों को बुलेट से साफ कर रही थी। अब जब एयर पेट्रोल स्पिनर उपलब्ध हो चुका था, टियन ने तय किया कि अब ग्राउंड कॉम्बैट टेस्ट करना चाहिए। उसने हाउंड को एक पत्थर तोड़ने का आदेश दिया। हाउंड ने बीम अटैक से उस पत्थर को चुटकियों में उड़ा दिया। टियन को बहुत राहत मिली कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा था। इसके बाद उसने हान को बुलाया और उससे कहा, ये हाउंड अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी सुरक्षा करेगा। टियन ने उसे नाम देने को कहा। हान भावुक हो गई क्योंकि उसे टियन की इतनी चिंता देखकर बहुत अच्छा लगा। दृश्य बदलता है। अब हम शहर के एक बिल्डिंग में हैं, जहाँ एक आदमी लिंगन को रिपोर्ट दे रहा है कि उन्होंने अनियंत्रित सैंपल्स को क्लियर कर दिया है। सिर्फ नंबर 7 वाला सैंपल अभी भी एक्टिव है और अब वो 5 नॉटिकल माइल्स मोटे स्टील प्लेट्स को भी पार कर सकता है। लिंगन ने पूछा, दूसरी तरफ क्या हाल है? आदमी ने बताया कि रेन नाखुश है क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट डोनेशन नहीं मिला। अगर ये बात हेड ऑफिस को पता चली तो मुश्किलें बढ़ सकती है। लिंगन शांत बैठा था। उसने रेन की चिंता को हल्के में लिया और कहा, वो तो बस एक लड़की है जिसकी पहुंच सीमित है, हमें डरने की जरूरत नहीं। उसने ये भी कहा कि उनका काम इतना सीक्रेट है कि रेन कोई जांच भी शुरू नहीं कर सकती। आदमी ने सहमति जताई और कहा, हेड ऑफिस को अभी तक हमारे ऑपरेशंस का कोई पता नहीं है। लिंगन ने उसे आदेश दिया, रेन पर नजर रखो ताकि वो हमारे बिजनेस में कोई रुकावट ना डाल पाए। इसके बाद लिंगन कमरे से निकल गया। उसके मन में एक ही बात थी, कहीं कोई बड़ा खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। अब सीन आता है रेन पर, जो गुस्से में ऑफिस में घूम रही है और पूछ रही है, लिंग कहाँ है? एक महिला ने माफी मांगी और बताया कि लिंग अभी कंपनी में नहीं है। रेन की वजह से सब पर दबाव बना हुआ है और कहा कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। रेन ने एक दरवाजा खोला और सीधे पूछा, लिंग तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? रेन ने कहा कि अब पूरा साउदर्न रीजन का मेडिकल सिस्टम पंगु हो चुका है। एक मेडिकल कंपनी होने के नाते लिंग को चाहिए कि वो हॉस्पिटल्स की मदद करे, इक्विपमेंट और दवाइयाँ डोनेट करे, न कि जानवरों पर एक्सपेरिमेंट में समय बर्बाद करे। लिंग ने जवाब दिया, ये जनरल मैनेजर का ऑफिस है और तुम्हें ऐसे घुसना शोभा नहीं देता। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा मकसद हर चीज से मुनाफा कमाना है। उसने ये भी कहा, आज की मेडिकल ट्रीटमेंट उस वैश्विक बीमारी के लिए कुछ नहीं कर सकती। रेन ने पूछा, कौन सी बीमारी? लिंग ने कहा, तुम खुद कंपनी की शेयर होल्डर हो, डिविडेंड्स का फायदा उठाती हो। जरा सोचो, अगर हम इस बीमारी का इलाज बना ले तो कितना बड़ा फायदा होगा। रेन ने पूछा, तो क्या तुम्हारे रिसर्च में कोई प्रगति हुई है? यहाँ तक कि यान वान की फेडरल गवर्नमेंट भी कोई दवा नहीं बना सकी। रेन ने कहा, मुझे तुम्हारी लैब देखनी होगी ताकि मैं सही से सहयोग कर सकूं। लिंग ने हंसते हुए कहा, अभी तो मजाक कर रहा था, इतनी जल्दी कोई रिसर्च नहीं होती। अगर तुम और लोग साथ लाओ तो शायद हम जल्दी आगे बढ़े। रेन ने हामी भरी और कहा, मैं लैब जाकर खुद देखूंगी ताकि सहयोग में कोई कमी न हो। लिंग ने उसे आमंत्रित किया और सुरक्षा टीम भी दे दी। रेन लैब की ओर बढ़ी और एक लड़का उसे एस्कॉर्ट कर रहा था। लड़के ने बताया कि उनकी टीम को रेन के ऑफिस में स्कैन करने का समय नहीं मिला और सीक्रेट लैब का एंट्री पॉइंट अभी एक्सेस नहीं हो सकता। रेन ने कहा, ये तो पुराना मसला है, क्या तुम्हें उस पकड़े गए साइंटिस्ट का बयान मिला? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि उन्हें हर बार आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर लाया और ले जाया जाता है, लेकिन हमारे पास उनके की कार्ड्स हैं। रेन ने जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और कार्ड लिया। फिर सोचा, क्या इस कार्ड से वो जगह खुल सकती है? क्या जो जगह सबसे ज्यादा खतरनाक है वही सबसे सुरक्षित भी हो सकती है? रेन लैब के अंदर गई। वहाँ एक आदमी मिला जिसने खुद को 2Z कहा और बताया कि वो रेन को सब दिखाएगा। रेन ने मुस्कुराकर कहा, चलो शुरू करें। सबसे पहले टूजी रेन को एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट नंबर 7 के पास ले गया। ये वही इकलौता सब्जेक्ट था जो पागल नहीं हुआ था। उसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन वो अब भी अस्थिर और आक्रामक था। हालांकि पहले की तरह दिमागी तौर पर खून का प्यासा नहीं था। तभी एक आदमी टूजी के पास आया और धीरे से कान में कुछ बोला। टूजी का चेहरा सुनते ही चौंक गया। उस आदमी ने बताया कि उन्हें नहीं पता क्या हुआ और उसने टूजी से कहा कि वो खुद आकर देखे। टूजी ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने फिर रेन से माफी मांगी और कहा कि इमरजेंसी है, इसलिए वो उसके साथ नहीं चल सकता। उसने भरोसा दिलाया कि उसका एक साथी उसकी देखरेख करेगा। रेन ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ एक रूटीन चेक था, वो थोड़ी देर चारों तरफ घूमकर खुद निकल जाएगी। उस आदमी ने डरते हुए कहा, हम जो कर रहे हैं वो नियमों के खिलाफ है। रेन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हम सब सर्विलांस कवरेज में हैं, डरने की क्या बात है, बस जल्दी करो, ये जरूरी लग रहा है। टूजी ने सहमति जताई और कहा कि वो रेन की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। जैसे ही वो गए, रेन ईयरबड्स के जरिए एक लड़के से बात कर रही थी। उसने कहा, अब वक्त आ गया है। वो लड़का एक कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर
कर रहा था। उसने कंफर्म किया कि सर्विलांस अब कवर हो गया है। रेन ने उसे बोला, इस जगह को स्कैन करो, छुपने की जगह ढूंढो। लड़के ने रेन से कहा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में दीवार में कोई खोखली जगह या दबाने वाला बटन देखो। रेन ने ढूंढकर उसे दबाया और वहाँ एक दरवाजा खुल गया। लड़के ने कहा, अब तुम्हारे पास 30 मिनट है। रेन ने हामी भरी और अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा वहाँ कई इंसानी शरीर जार्स में बंद थे। लड़के ने पूछा, क्या देख रही हो? रेन ने गंभीर होकर कहा, ये तो हमारी उम्मीद से भी बुरा है। लड़के ने पूछा, क्या मैं हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करूं? रेन ने मना कर दिया, अभी नहीं, मैं और जांच करना चाहती हूँ। फिर उसने एक ममित देखी। रेन ने तुरंत पूछा, तुम्हें ये नाम पहचान में आता है? लड़के ने जवाब दिया, ये तो जोंग, टियन की गर्लफ्रेंड है। दृश्य बदलता है, अब हम टियन के फार्म पर हैं। टियन को पता चला कि उसका रेडिएशन रेजिस्टेंट ग्रेड कॉर्न अब पक चुका है। हान ये देखकर बहुत खुश हो गई। टियन ने उसे बुलाया, चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं, फिर डिनर बनाएंगे। हान ने खुश होकर एक कॉर्न उठाया और कहा, मैं ग्रिल्ड कॉर्न खाना चाहती हूँ। टियन ने पूछा, क्या तुम्हें अभी से भूख लग गई? हान ने जवाब दिया, इतनी भूख लगी है कि कॉर्न तोड़ने का भी मन नहीं कर रहा। टियन ने उसे कुछ सूखी लकड़ियां लाने को कहा और खुद ग्रिल्ड कॉर्न बनाना शुरू किया। हान पास बैठी थी और हंसकर बोली, अगर मैं ऐसे ही खाती रही तो मोटी स्वर बन जाऊंगी। टियन ने सोचा, अब तो उसकी भूख मेरी भी भूख से ज्यादा हो गई है। उसने समझाया, ये स्पेशल फसलें तुम्हारी फिजिकल फिटनेस बढ़ा रही है। जैसे जैसे तुम्हारा शरीर बढ़ रहा है, तुम्हें ज्यादा पोषण चाहिए, इसलिए ज्यादा खाने से तुम मोटी नहीं हो जाओगी। हान ने सहमति में सिर हिलाया और कॉर्न खाने लगी। टियन ने देखा कि अब कुछ दिनों से रेडिएशन रेजिस्टेंट सब्जियां खाने के बाद उन दोनों की सेहत में वाकई सुधार आ गया है। उसने मजाक किया, तुम चाहो तो किंग कॉर्न बारबी भी नहीं बन सकती। दोनों हंसने लगे। हान ने कहा, ये ग्रिल्ड कॉर्न तो बहुत स्वादिष्ट है। टियन ने वादा किया, अगली बार मसाले वाला बनाऊंगा। टियन ने सोचा, अब जब शेल्टर है और स्टॉक भी है तो अगर हान की भूख लफी जितनी भी हो जाए वो संभाल लेंगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। टियन ने सोचा, इस समय कौन आ गया? बाहर जाकर देखा, एक्साई एक बैग लेकर आया था। टियन ने सोचा, क्या ये वही खाना है जो मैंने उसे दिया था? टियन ने एक्साई से पूछा, क्यों आए हो? एक्साई ने बताया, आपने जो नूडल्स दिए थे पापा ने कहा उनके लिए भी कुछ वापस भेजो, तो मैं थोड़ा खाना लेकर आया हूँ। टियन ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैंने सही इंसान की मदद की। टियन ने पूछा, ये सारा खाना कहाँ से मिला? एक्साई ने बताया, मुझे अपने यार्ड में पड़ा मिला, शायद कोई रिश्तेदार चुपचाप रख गया या किसी ने फेंक दिया। एक्साई ने कहा, मैं आपका एहसान चुकाना चाहता हूँ और एक बात पूछनी थी। टियन ने कहा, पूछो। एक्साई ने बताया, सुना है साउथ साइड के बाहर एक नया ग्रेन शॉपिंग सेंटर खुला है, वहाँ बहुत स्टॉक है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी ट्रक दे ताकि मैं सामान ले आ सकूं। टियन ने कहा, ठीक है। एक्साई ने जोड़ा, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो जगह थोड़ी दूर है लेकिन ज्यादा नहीं। टियन समझ गया, एक्साई चाहता है कि वो खुद साथ चले। टियन ने सोचा, मैं भी फार्म में ही फंसा हूँ, वैसे भी मैं सेंटर जाने वाला था, तो क्यों न भी चले जाओ। घर पर मैकेनिकल गार्ड्स है। हान की सुरक्षा की चिंता नहीं थी और बाय की ताकत अब छोटे मोटे खतरे से निपटने में सक्षम है। टियन ने हाँ कर दी, चलो, लेकिन मुझे दोपहर से पहले वापस आना होगा, हान के लिए खाना बनाना है। एक्साई ने माफी मांगी। टियन ने कहा, कोई बात नहीं, रुको, मैं ट्रक लेकर आता हूँ। टियन अंदर गया। उसने हान से कहा, मैं जा रहा हूँ, किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। हान ने कहा, चिंता मत करो, और बाय की ताकत की तो बात ही मत करो। टियन ने पूछा, बाय इतना ताकतवर कैसे हो गया? हान ने कहा, ये अपग्रेडेड वर्जन है, और दिखाया कैसे वो बड़ी बड़ी चट्टानों को एक बाम में तोड़ देता है। टियन ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा है क्या? लेकिन याद रखो, बाय को सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये खतरे में डाल सकता है। हान ने कहा, ठीक है, अब से मैं बाय से चट्टाने नहीं उड़वाऊंगी। टियन ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, चलो जल्दी लौट कर आता हूँ। एक्साई और टियन शॉपिंग के लिए निकलने वाले थे और एक्साई हान के लिए कैंडी लाने वाला था। हान ने उत्सुकता से पूछा, क्या एक्साई यही है? मैं उससे हेलो बोलना चाहती हूँ। टियन ने मजाक में उसके गाल खींचते हुए कहा, क्या अब तुम बाय को दूसरों को दिखाकर शान मारना चाहती हो? हान ने फौरन जवाब दिया, मैं अब 6 साल की हो चुकी हूँ, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, आपके अलावा कोई और ऐसा बात नहीं करता मुझसे, सब मुझे बड़ा मानते हैं। टियन ने मुस्कुराकर हाँ कह दी और उसे ट्रक में साथ ले गया। बाहर पहुँचते ही हान ने एक्साई को देखा और उसे हेलो बोला। वो बाय के बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन टियन ने उसे रोक दिया और कहा, अब बाहर उतरो, एक्साई को बैठने दो, हमें जल्दी निकलना है ताकि मैं टाइम पर तुम्हारे लिए खाना बना सकूं। चांद चिढ़ गई, आप बहुत मीन हो रहे हैं, मैंने अभी ठीक से हेलो भी नहीं कहा था। वो गुस्से में अंदर गई और कार्टून देखने लगी। रास्ते में टियन ने सोचा, हान कितनी भोली है, उससे यही उम्मीद थी कि वो ऐसा कुछ बोलेगी। कुछ देर बाद एक्साई ने पूछा, क्या हान को घर पर अकेले छोड़ना सही है? आजकल की दुनिया बहुत खतरनाक है, अगर
अगर कोई बुरा आदमी आ गया तो? टियन ने हंसते हुए कहा, मेरी पुरानी टूटी फूटी फार्म में किसी को क्या लेना है, ना पैसे है ना खाना। वैसे भी हान सिर्फ 6 साल की है, अगर उसके पास सेल्फ डिफेंस हथियार भी हो तो वो चला थोड़े ही पाएगी। इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं हो सकती। एक्साई ने पूछा, क्या आपने कोई सुरक्षा का इंतजाम किया है? टियन ने बताया, हाँ, मैंने फार्म के गेट में करंट लगवाया है, कोई अंदर नहीं आ सकता। चिंता मत करो। एक्साई ने राहत की सांस ली, फिर चुपचाप अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज करने लगा। टियन ने नोटिस किया, लेकिन एक्साई ने जल्दी से फोन पॉकेट में रख लिया। उसने सफाई दी, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, पैसे कम पड़ गए थे इसलिए कुछ दोस्तों से उधार मांगा है। दृश्य कटता है, हान टीवी पर कार्टून देख रही थी, बहुत उत्साहित होकर बोली, रेनबो वॉरियर्स को भेजो, लेमन येलो सुपर इवोल्यूशन, गोल्डन येलो। फिर बोली, एक्साई भी कलर चेंज कर सकता है। उसने अपने टॉय हे को गले से लगाया और कहा, एक्साई को भी रेनबो वॉरियर्स में शामिल करना चाहिए। हे थोड़ा कंफ्यूज दिखा। हान ने मजाक में कहा, पिछली बार जब हमने एक्साई को देखा था वो लालच से हरा पड़ा था, अब वो लाल हो गया है। ये तो बहुत मजेदार है। दूसरी तरफ टियन ने कुछ पैसे एक्साई को दिए। एक्साई चौंक गया। टियन ने समझाया, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन ये तुम रख लो। एक्साई ने मना किया, आप पहले ही हमारी इतनी मदद कर चुके हैं, मैं पैसे नहीं ले सकता। टियन ने जोर दिया, बकवास मत करो और बस गाड़ी चलाओ। एक्साई ने कृतज्ञता जताई, आपने जो किया है उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गाड़ी चलाते हुए टियन ने रूट बताया, 500 मीटर सीधे जाना है, फिर दाहिने मुड़ना है, 300 मीटर आगे एक मोड़ आएगा, फिर 200 मीटर के बाद एक और डिवाइडर और वहाँ से फिर 100 मीटर पर दाहिने। एक्साई थोड़े परेशान लग रहा था। ठीक उसी वक्त जब टियन दाहिने मुड़ने वाला था, एक्साई ने स्टीयरिंग बाय घुमा दिया और बोला, दाहिनी साइड की रोड बंद है, हमें बाई तरफ से जाना चाहिए। टियन को कुछ गड़बड़ लगी। उसने चिल्लाकर कहा, झूठ है, मैं अक्सर इसी रास्ते से आता हूँ, ये टाउनशिप का मेन रोड है, जब तक कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा ना हो ये बंद नहीं हो सकता। टियन ने पूछा, किसने बताया तुम्हें ये? एक्साई ने कहा, मेरे दोस्त ने। टियन ने पूछा, उसका नंबर दो, मैं उससे खुद बात करूंगा। एक्साई ने कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस अभी मुड़ जाओ, देर हो जाएगी। टियन ने अनिच्छा से गाड़ी मोड़ी, लेकिन अब उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उधर पास में कुछ लोग ये सब देख रहे थे। एक आदमी ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, जरा चेक करो। उसने नजदीकी कार में रिपोर्ट दी। टियन अकेले क्यों वापस मुड़ रहा है? दूसरा आदमी बोला, अब क्या करें? नैन ने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, टारगेट पास आ चुका है, हमें उन्हें रोकना है। लिंग ने जोड़ा, उन्हें जिंदा पकड़ो, सामने और पीछे से रास्ता ब्लॉक कर दो, देखते हैं आज ये पंख निकालकर उड़ते कैसे हैं। फिर उसने अपडेट मांगा। अचानक एक्साई ने टियन से माफी मांगी, मैंने तुम्हें धोखा दिया, सब मेरी गलती है। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, कुछ लोग मेरे पापा को उठा कर ले गए हैं। टियन ने उसे शांत किया, बताओ कौन लोग थे और वो क्या चाहते हैं? एक्साई रोते हुए बोला, वो लोग टैन रन से हैं। एक्साई को सब कुछ समझ में आ गया था। उसे पता चल गया था कि टियन के पास जहर का एंटीडोट है। उन्हीं लोगों ने एक्साई को मजबूर किया था कि वो टियन को फार्म से बाहर ले जाए ताकि वो हान को पकड़ सके और फिर टियन को ब्लैकमेल कर सके। टियन गुस्से में चिल्लाया, हान सिर्फ 6 साल की बच्ची है, तुम लोग उसे किडनैप करना चाहते हो? एक्साई रोते हुए बोला, मुझे नहीं पता था, उन्होंने मेरे पापा की जान की धमकी दी थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसी वक्त एक गाड़ी ने उनका रास्ता रोक दिया। एक्साई ने डरते हुए कहा, वो लोग आ गए हैं। टियन ने गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो एक्साई, तुमने जो पूछा वो सब एक बहाना था, ये जानने के लिए कि फार्म कितना सुरक्षित है। जब तुम फोन चला रहे थे तब तुम उन लोगों से बात कर रहे थे। अब दूसरी ओर टियन के घर के पास कुछ लोग भारी मशीनों के साथ दिखाई दिए। एक्साई ने माफी मांगी और गिड़गिड़ाते हुए कहा, टियन वो बहुत लोग हैं, प्लीज उन्हें एंटीडोट दे दो, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। टियन ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता एक्साई, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुमने हान को खतरे में डाला। एक्साई रो रहा था, मुझे बहुत पछतावा है, पर उन्होंने मेरे पापा को उठा लिया था, अब पीछे नहीं हट सकता, बस तुम एंटीडोट दे दो। टियन बोला, तुमसे बाद में निपटूंगा, लेकिन इन लोगों में से कोई भी अब जिंदा फार्म से नहीं जाएगा। एक्साई को वो रात याद आई जब वो ठीक हुआ था। नैन बहुत खुश था और कह रहा था, पता है कितना डर लग रहा था मुझे लगा था तू नहीं बचेगा। एक्साई ने भी कहा, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि मैं बच गया। नैन ने उसे डांटा, तू पागल है क्या, कुछ भी उठाकर खा लेता है, जो चीज खाई थी उसी से बीमार हुआ। एक्साई बोला, मैं बहुत भूखा था, काफी दिन से हम बस GRL खा रहे थे, तभी मैंने सेलर में एक सेब देखा, वो साफ लग रहा था, मैंने रिस्क ले लिया वरना भूख से मर जाता। नैन ने कहा, चुप कर, अब तुझे खाने की चिंता नहीं करनी चाहिए, मैंने खाना उधार लिया है और हमें फूड ड्रॉप भी मिला है, उसी में से एक जादुई दवा थी जिसने तेरी जान बचाई। नैन ने कहा, गॉड का आशीर्वाद था वो, गॉड ने तुझे इतनी तकलीफ में देखकर बचा लिया, अब हमें पूर्वजों की समाधियों पर जाकर धन्यवाद देना चाहिए। एक्साई सोचने लगा, अगर सच में गॉड है तो फिर इतनी तबाही क्यों होने दे रहे हैं। उसे लगा वो दवा किसी गुप्त मददगार ने भेजी थी। उसी वक्त उसने एक फलों का बैग देखा और नैन ने पूछा, भूख लगी है? एक्साई हैरान था कि कोई उन्हें इतने सारे फल दे गया, जबकि उनका पूरा परिवार तो खाने को तरस रहा था।
नैन ने कहा, ये सब हमें मिला है, अब मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, तू अभी ठीक से ठीक भी नहीं हुआ है। अचानक एक्साये को कुछ याद आया, वो चुपचाप बाहर निकल गया। नैन ने पूछा, कहाँ जा रहा है? एक्साये बोला, बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा। नैन ने मना किया, तू पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, तुझे आराम करना चाहिए। लेकिन एक्साये अकेला निकल गया। वो एक घर पर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर से एक लड़के की आवाज आई, इतना जोर जोर मत खटखटा। कौन है? दरवाजा खुला। मियाओ नाम का लड़का बाहर आया। उसने एक्साये को खून से लथपथ देखकर चौंक गया। मियाओ ने पूछा, क्या हुआ तुझे? एक्साये बोला, हमारा घर लूटा गया, मुझे बस तुम्हारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखनी है। मियाओ ने पूछा, ये क्या है? एक्साये ने दिखाया, ये 360 डिग्री वायरलेस कैमरा है, अनप्लग्ड। मियाओ ने कहा, ठीक है, जल्दी करना, मेरी नींद का टाइम हो गया है। एक्साये कैमरा देखने लगा। कैमरे का एंगल परफेक्ट था। उसी गली की फुटेज मिल गई। फिर उसने एक ट्रक देखा और उसकी नंबर प्लेट देखकर पहचान गया, वो टियन का ट्रक था। घर लौटते ही नैन ने पूछा, कहाँ गया था? एक्साये बोला, मुझे पता चल गया, मेरी जान किसने बचाई। नैन ने पूछा, कौन? एक्साये ने कहा, टियन, उसका आना जाना कैमरे में रिकॉर्ड है और वही टाइम था जब मैं ठीक हुआ था। नैन ने कहा, टियन बहुत अच्छा इंसान है, वो सिर्फ खाना ही नहीं, तेरी जान भी बचा गया। फिर एक्साये ने नैन से पूछा, क्या आपने सुना? टियनरन ग्रुप उन लोगों को बहुत पैसे दे रहा है जो इस बीमारी का इलाज ढूंढ निकाले। नैन चौंक गया, तू क्या करने की सोच रहा है एक्साये? एक्साये बोला, मैं बस हमारी जिंदगी थोड़ी आसान बनाना चाहता हूँ। इस नरक जैसी दुनिया में हमारे पास जो खाना है वो कितने दिन चलेगा और फिर क्या करेंगे? क्या आप अभी सोचते हैं कि टियन हमें और खाना देगा? नैन ने एक्साये को थप्पड़ मार दिया, क्या तू ऐसा एहसान का बदला देगा? कैसे पैदा हुआ तू जैसा नालायक? नैन ने एक्साये को गुस्से में धमकाया, अगर तू टियनरन वालों के पास गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन एक्साये ने जवाब दिया, आप समझते क्यों नहीं, इस दुनिया में अब सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना होगा। मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ जिंदा रहने के लिए कर रहा हूँ। उसी वक्त उसके सामने 2 गाड़ियां आकर खड़ी हो गई। वो चारों तरफ से घिर चुका था। वो गाड़ी से नीचे उतरा और एक्साये को कसकर पकड़े रखा। एक आदमी आया और बोला, मेरा नाम चेन है, मैं टियनरन फार्मा कंपनी से जुड़ा हूँ। वो बोला, टियन, तुम्हें बुलाने का बस ये एक तरीका था, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, बस बातचीत करनी है। चेन ने आगे कहा, हमें पता है तुम्हारे पास जहर का इलाज है, हम दोनों साथ मिलकर काम करें, तुम इलाज दो, हम मेहनत करेंगे और दोनों बड़ा मुनाफा कमाएंगे। टियन ने पूछा, अगर मैंने मना कर दिया तो? चेन ने जवाब दिया, तो 2 ही रास्ते हैं, या तो खुशी खुशी साथ काम करें या फिर हम खुद इलाज निकाल लेंगे, चाहे जबरदस्ती करनी पड़े। टियन ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने इलाज इत्तेफाक से ढूंढा था और वो एक ही डोज था जो मैं पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूँ। चेन को गुस्सा आया। वो बोला, अगर तुम इतने शांत हो तो डरते क्यों नहीं? तुम्हारे पास तो बंदूक भी नहीं है। एक्साये भी बेकार निकला। चेन ने फोन किया, फार्मगेट पर हो तो उस बच्ची को पकड़ो और जहरीले फल खिला दो। टियन का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, तुम्हें धमकी देना आता है, मगर मैं धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूँ। चेन को हैरानी हुई, एक मामूली किसान की नजर इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? टियन बोला, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम मेरे फार्म पर नहीं आए, वरना अब तक जिंदा न होते। चेन ने फिर कहा, हमें साथ काम करना चाहिए, तुम और तुम्हारी बहन जिंदा रहोगे। लेकिन टियन ने कोई जवाब नहीं दिया। चेन ने आदेश दिया, इसकी टांगे काट दो, जिंदा छोड़ दो। उधर फार्म में घुसे लोग दीवारें तोड़ने लगे। शोर इतना था कि हान को अपने कार्टून देखने में भी दिक्कत होने लगी। हान को गुस्सा आया, अब इन लोगों को हमेशा के लिए चुप कराना पड़ेगा। उधर टियन अकेले लड़ रहा था। वो दुश्मनों को पकड़कर हवा में उछाल रहा था। चेन चौंक गया, ये सब हो क्या रहा है? वो समझ गया, फार्म में एंटी पर्सनल हथियार लगे हैं। टियन के फार्म की दूर से निगरानी कर रहा एक आदमी बोला, ये तो जैसे बम फट रहे हैं। वो समझ गया, टियन को किसी ने अभी तक ठीक से समझा ही नहीं। टियन को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। चंद दिनों तक रेडिएशन रेजिस्टेंट फसलें खाने से उसकी ताकत, रफ्तार, हड्डियों की मजबूती और रिफ्लेक्स सब कई गुना बढ़ गए थे। टियन सोचने लगा, पुराने जमाने में लोग तलवार से दांव की राह पकड़ते थे, मैं मुट्ठी से शुरुआत करूंगा। एक आदमी ने टियन पर चाकू फेंका। टियन ने आसानी से बचाव किया और खुद को दांव के और करीब महसूस किया। अब टियन ने बंदूक निकाली और चेन की तरफ निशाना साधा। चेन डर गया। मुझे लगा था इस किसान के पास बंदूक नहीं होगी। चेन ने सोचा, अगर मैं पास पहुंच गया तो ये बंदूक बेकार हो जाएगी। चेन ने कहा, टियन मत भूलो, मेरे पीछे एक बड़ा आदमी है, अगर उसे गुस्सा दिलाया तो अंजाम बुरा होगा। टियन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे डर नहीं। फिर टियन ने दुश्मनों को मार गिराया। चेन भागकर जंगल में छुप गया और एक पत्थर के पीछे से हमला करने की तैयारी करने लगा। चेन ने सोचा, टियन की गोली खत्म हो गई होगी, अब मौका है। लेकिन तभी टियन ने अपने इन्वेंट्री से नई पिस्टल निकाली। वो पत्थर के ऊपर से निशाना लगाकर खड़ा था। चेन चौंका, इसके पास
अभी भी हथियार है। उधर टियन के घर में सारे दुश्मन मारे जा चुके थे। हान ने आखिरी दुश्मन का सर उड़ा दिया। अब हान को चिंता हुई, अगर टियन ने देखा कि मैंने सबको मार डाला तो कहीं वो मुझसे डरने न लगे। वो जल्दी से सारे सबूत हटा देने लगी। बाहर चेन अब बुरी तरह घायल था। वो रोते हुए बोला, टियन मुझे माफ कर दो, बच्ची को लेकर धमकी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। टियन ने ठंडे स्वर में कहा, माफ करना तो नामुमकिन है, लेकिन मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, एक जल्दी और दर्दनाक मौत या दूसरा इलाज पाने का मौका। टियन ने चेन को दो ऑप्शन दिए, या तो तेज और दर्दनाक मौत या फिर इलाज करवा कर धीरे धीरे तड़पना। क्योंकि टियन के पास बुलेट भी है और टाइम भी। डर के मारे चेन मान गया और बोला, पूछो जो पूछना है। टियन ने पहला सवाल किया, इस हमले के पीछे कौन है? चेन ने जवाब दिया, लींग, टियन रन फार्मास्यूटिकल का सीईओ। टियन को ये सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसे पहले से ही लींग के लालची और बेरहम होने का अंदाजा था। वो दवाइयों की कीमतें भी जानबूझकर बढ़वाता था। टियन ने पूछा, और कौन कौन शामिल है? चेन ने कहा, बस लींग ही है, उसने सब कुछ छुपा कर रखा था, यहाँ तक कि कंपनी के सीनियर अधिकारी भी कुछ नहीं जानते। चेन ने ये भी बताया कि लींग का हाल ही में कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से झगड़ा हुआ था और वो इस मौके का फायदा उठाकर हेडक्वार्टर में अपनी पावर बढ़ाना चाहता था। वैसे भी लींग साउदर्न सिटी ब्रांच का वीपी भी था। टियन सोचने लगा, टियन रन कंपनी तो बस एक ब्रांच है, असली कंट्रोल तो हेडक्वार्टर के पास है। टियन ने चेन को एक तमाचा मारा और पूछा, क्या लींग ने ये सब हेडक्वार्टर को बताया? चेन ने मना किया, नहीं, क्योंकि दूसरा वीपी हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है और लींग को डर था कि अगर ये बात वहाँ पहुँच गई तो उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। टियन समझ गया कि अगर ये मामला अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है तो इसे कंट्रोल करना आसान होगा। टियन ने चेन से कहा, मुझे लींग के पास ले चलो। तभी चेन के पास लींग का कॉल आया। लींग ने पूछा, काम हो गया? चेन बोला, टारगेट काबू में है, लेकिन वो लींग और उस बूढ़े आदमी से मिलने की जिद कर रहा है। लींग भड़क गया, तू इतना छोटा सा काम भी खुद नहीं संभाल सकता? चेन ने सफाई दी, टियन कुछ भी बताने से मना कर रहा है और हमारे कुछ लोग मारे भी गए। लींग ने कहा, ठीक है, उसे वेयरहाउस नंबर 78 ले आओ, मैं आता हूँ। चेन ने कॉल काट दी, लेकिन लींग गुस्से से उबल पड़ा। चेन की इतनी हिम्मत! लींग हेडक्वार्टर में था और सोच लिया कि अब चेन को निकाल ही देना है, लेकिन लींग को नहीं पता था कि चेन ने ये सब बातें टियन के दबाव में आकर बोली थी। टियन ने चेन को बांध दिया और एक्साई से कहा कि उसके कपड़े पहन ले। गाड़ी में एक्साई ने टियन को धन्यवाद दिया। टियन ने जवाब दिया, नैन तो बस एक संयोग से जानने वाला था, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। एक्साई ने माफी मांगी। वेयरहाउस पहुंचने पर एक्साई और चेन जो अब बंधा हुआ था अंदर गए। लींग वहाँ दो आदमियों के साथ नैन को बांध कर खड़ा था। लींग ने पूछा, तुम दोनों ही क्यों आए? नैन का बेटा कहाँ है? एक्साई बोला, मैसेंजर बेहोश हो गया था, कार में ही पड़ा है। चेन को पेट दर्द था, वॉशरूम चला गया, इसलिए नैन को पहले ले आए। लींग हंसा और कहा, बेचारे, नैन की हालत देखकर लगता है अभी कम मारा गया है। उसने नैन की तरफ देखा और कहा, अब बोल, वरना मार मार के तुझे चुप भी नहीं रहने दूंगा। नैन को पता था कि लींग किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मुंह भी बंधा हुआ था तो वो चाह कर भी बोल नहीं सकता था। लींग चिल्लाया, कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा है? कुछ बोल भी नहीं सकता क्या? और फिर उसने नैन को लात मार दी। एक्साई डरते हुए लींग को घूर रहा था। लींग ने अब उसकी तरफ देखा। एक्साई डरते हुए लींग को घूर रहा था। लींग ने अब उसकी तरफ देखा। लींग ने शिया पर चिल्लाया, तू ऐसे क्या घूर रहा है? और हुक्म दिया कि नैन को लाया जाए। दूसरे दो आदमी नैन को बेरमी से लात मारते रहे। लींग ने हंसते हुए कहा, बेकार के लोग हैं सब। तभी अचानक टियन छत तोड़कर जमीन पर कूदा, सीधा लींग के मुंह पर एक जोरदार किक मारी। सभी लोग हक्के बक्के रह गए। लींग बोला, दीवार चढ़ना इतना आसान नहीं था। टियन ने गन तान दी लींग पर। दोनों आदमियों के होश उड़ गए और वो डर के मारे जम गए। टियन चिल्लाया, कोई हिला नहीं। लींग ने पूछा, तू यहाँ पहुँचा कैसे? चेन कहा है, क्या उसने गद्दारी की? फिर लींग ने चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो मुझे छू के दिखा। टियन ने ताना मारा, तेरी अक्ल देखकर समझ नहीं आता कि तू टियन रन कंपनी का हेड कैसे बन गया? शायद सारी होशियारी तूने बेरमी में लगा दी। टियन ने बता दिया कि घायल आदमी चेन ही है। लींग ने धमकी दी, अगर तूने मुझे कुछ किया तो नैन को तुरंत मरवा दूंगा। टियन ने पलट कर कहा, तू पक्का है? क्योंकि तुझे मारना ज्यादा सस्ता सौदा है, बजाय किसी बेकार की जान बचाने के। लींग ने अपने आदमियों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन एक्साई ने टियन से विनती की कि उन्हें मत मारो। टियन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दोनों आदमियों को गोली मार दी। फिर बोला, शिया, तुझे दिमाग है या नहीं? एक्साई अपने पिता नैन को आजाद करने भागा। एक्साई और नैन दोनों टियन के सामने घुटनों पर बैठ गए, माफी मांगी और शुक्रिया कहा। एक्साई ने कहा, मैं जानता हूँ माफी
माफी काफी नहीं, लेकिन फिर भी शुक्रिया। टियन ने कहा, मैं हर किसी को उसके अपनों की गलती से नहीं आंकता। नैन ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। नैन ने खुद को दोषी ठहराया कि वो शिया को रोक नहीं पाया। टियन ने शिया से कहा, हर बात के लिए सॉरी बोलना बंद कर और माफी मांगने का बोझ छोड़ दे, क्योंकि तू ऐसा इंसान नहीं जो सजा डिजर्व करे। फिर उसने कहा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, अब तेरे ऊपर है कि तू क्या करता है। एक्साई ने कहा, टियन, हम दोनों को कुछ नहीं पता, हम पर भरोसा कर सकते हो, अब आगे क्या करना है। टियन ने कहा, इन सब लोगों की लाशें एक जगह जमा करो, मैं गाड़ी ले आता हूँ। नैन ने पूछा, तू करने क्या वाला है। टियन ने जवाब दिया, अब साफ सफाई जरूरी है। तीनों लाशों को एक साथ जमा किया गया। एक्साई ने नैन से पूछा, टियन शायद इन्हें दफनाएगा। नैन ने चेन को किनारे खींचते हुए सिर हिलाया और कहा, बीच रास्ते में ऐसे छोड़ना सुरक्षित नहीं है। लेकिन जैसे ही नैन ने चेन को पकड़ने की कोशिश की, चेन ने अचानक टूटे हुए शीशे से नैन पर हमला किया। नैन ने जैसे तैसे खुद को बचाया। चेन की फुर्ती देखकर वो चौंक गया। एक्साई भी दंग रह गया। चेन चिल्लाया, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, किसी को मार कर ही मरूंगा। चेन ने फिर नैन पर वार किया, लेकिन इस बार शिया बीच में आ गया और खुद वार झेल लिया। नैन स्तब्ध रह गया। शिया जमीन पर गिर गया, दर्द से चिल्लाता हुआ। उसी वक्त टियन गाड़ी लेकर पहुंचा और सीधा चेन को कुचल दिया। नैन रोने लगा। उसने कहा, शिया सही कहता था, मैं एक बेकार बाप हूँ जो न अच्छा बना न बुरा। मैंने अपने बेटे को खतरे में डाल दिया, बस अपनी नालायकी से। नैन ने कहा, शिया को जो हुआ वो डिजर्व नहीं करता था, काश मैं उसे अपनी जिंदगी दे पाता। टियन, हन से कहना, उसके लिए जो कैंडी थी आज की रात की डिनर में, वो मैंने ही भेजी थी। बच्चों को ऐसी चीजें पसंद आती है। शिया ने अपनी आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए चला गया। नैन टूट गया। कुछ देर बाद टियन और नैन ने गोदाम को आग लगा दी और वहाँ से निकल गए। सीन अब रेन की ऑफिस में शिफ्ट होता है। वो शांत बैठी चाय पी रही होती है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आता है, काफी घबराया हुआ। रेन उसे देखती है और कहती है, शांत हो जाओ और धीरे बोलो। थोड़ा शांत होने के बाद वो आदमी रेन को सारी जानकारी देने लगा। रेन ने पूछा, क्या हुआ है। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने जवाब दिया, लिंग मर चुका है। रेन तुरंत लाशों की जांच के लिए गई। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या पहचान पक्की है। डॉक्टर ने कहा, हाँ, हमने दांतों के पल्प से डीएनए टेस्ट किया है। ये लिंग और चेन की लाशें हैं। बाकी लाशों की पहचान नहीं हो सकी क्योंकि उनका डीएनए डेटाबेस में मौजूद नहीं था और पुलिस के पास इतना रिसोर्स नहीं था कि वो हर गुमशुदगी की रिपोर्ट से मिलान कर सके। रेन ने पहचान की अहमियत को दरकिनार करते हुए पूछा, क्या ये मौतें एक्सीडेंट थी या मर्डर। डॉक्टर ने जवाब दिया, ये मर्डर ही है। कुछ शरीरों में गोली के टुकड़े मिले हैं, कुछ पर टॉर्चर के निशान हैं। उन्हें मारकर गाड़ी में जलाया गया। रेन ने एक लाश को गौर से देखा और कहा, जिसने ये सब किया है वो बहुत ही बेरहम इंसान है। अब रेन सोचने लगी, क्या ये हमला लीन को निशाना बनाकर किया गया था या फिर टियनरन कंपनी पर। अगर लीन को टारगेट किया गया था तो वो रात 2 बोतल रेड वाइन के साथ सेलिब्रेट करेगी, लेकिन अगर टियनरन को टारगेट किया गया था तो ये उसके लिए चेतावनी थी कि अब वो लोग उसके दुश्मन हैं। उधर टियन ने एक छोटा बम खरीदा। उसने नैन से पूछा, क्या तू सच में बदला लेना चाहता है। नैन ने कहा, हाँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। टियन ने उसे बम थमाते हुए कहा, मैंने जितना सबूत मिटा सकता था मिटा दिया है, लेकिन फिर भी टियनरन तक कुछ ना कुछ पहुंच सकता है। हम शिया वाली गलती दोबारा नहीं कर सकते। नैन ने वादा किया, बम फटेगा और सब कुछ साफ हो जाएगा। टियन ने उसे सब कुछ बता दिया और फिर नैन के साथ घर लौट आया। टियन ने हान को बुलाया, क्या कर रही हो। नैन हैरान रह गया। हान तो एकदम शांत थी। घर में एक रोबोट डॉग भी घूम रहा था, फिर भी उस पर कोई असर नहीं। बाहर हान ने क्रेन और रेत का ढेर लगाया था जिससे लाशें छुपाई जा सके। टियन और नैन को देखकर हान ने तुरंत कहा, मैं तो बस एक खुदाई वाला गेम खेल रही थी, कुछ किया नहीं मैंने। टियन ने डांटते हुए कहा, मैंने सब देखा है, झूठ मत बोल। हान ने फिर मान लिया, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे डर था तुम मुझसे नफरत करने लगोगे अगर तुम्हें पता चला कि मैंने लोगों को मारा है। टियन ने पूछा, मैं तुझसे कैसे नफरत कर सकता हूँ। हान ने कहा, क्योंकि मैंने जाने ली है। नैन चौंक गया ये सुनकर। टियन ने हान को गले लगाते हुए कहा, तू चाहे जो भी गलती करे, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तू मेरी फैमिली की सबसे जरूरी इंसान है। मुझे खुशी है कि तू खुद को प्रोटेक्ट करना जानती है। बस तू जैसी है वैसी रह, बाकी सब मैं संभालूंगा। टियन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तूने जिन लोगों ने गलत इरादे से कुछ किया उन्हें रोका और यही सही था। हान ने फिर कहा, अब जो भी टियान को सताने की कोशिश करेगा मैं उसका जवाब दूंगी। नैन सोच में पड़ गया। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, उसे खुद को बदलना होगा। हान ने फिर सब कुछ टियन को बताया। टियन ने पूछा, तू कह रही है कि तुझे वो लोग लाल रंग में दिखे और तभी तुझे उनसे नफरत हुई। हान ने कहा, हाँ, मैंने बाय को हुक्म दिया कि उन्हें खत्म करे क्योंकि उन्होंने
मेरा कार्टून देखना भी डिस्टर्ब कर दिया था। टियन ने पूछा, क्या और लोगों के भी रंग दिखते हैं? हान ने जवाब दिया, टियन का रंग शांत नीला है, हे का रंग हरा और शिया का भी वही लाल जो डरावना था। नैन का रंग है ग्रे में थोड़ा हरा मिलाकर। कुछ राहगीर भी ग्रे रंग में थे। टियन ने सोचा, शायद जो लोग हान के लिए खतरा होते हैं वही लाल रंग में दिखते हैं। फिर उसने पूछा, क्या रंग के अलावा तुझे कुछ शब्द या अक्षर भी दिखते हैं? हान ने मना कर दिया। टियन ने पूछा, तुझे ये रंग दिखना कब से शुरू हुआ? हान ने कहा, करीब 1 हफ्ते पहले से। टियन ने सोचा, ये शक्ति शायद विनाश काल शुरू होते ही जाग गई होगी। और सबसे जरूरी बात, हान ने अभी तक सिस्टम नहीं देखा था। टियन सोचने लगा, अगर हान को सिस्टम नहीं दिखता तो शायद वो प्लेयर नहीं है। यही सोचते हुए उसने अपनी आदत के मुताबिक हान की गालों को हल्के से खींचा। टियन को यकीन हो चला था कि शायद ये सब रेडिएशन रेजिस्टेंट सब्जियों को खाने का असर है। हान ने मुस्कुराकर मजाक में कहा, तुम कभी कभी बहुत डरावने लगते हो। टियन ने हंसते हुए कहा, अगर ये सच है तो फूड सिस्टम से मिली फसलें वैसी साइड इफेक्ट्स नहीं देती जैसी रेडिएटेड फसलें देती है, लेकिन म्यूटेशन का खतरा जरूर ज्यादा है। कुछ ही दिनों में उन्होंने जो रेडिएशन रेजिस्टेंट खाना खाया था उससे उनके शरीर में कई जबरदस्त बदलाव आ गए थे। हान को अब लोगों के इमोशंस देखने की ताकत मिल गई थी, बिल्कुल किसी प्रॉक्सिमिटी स्कैनर या इंसानी निगरानी डिवाइस की तरह। टियन ने अपनी ताकत को नाम दिया आई ऑफ ट्रूथ और हान की शक्ति को कहा आई ऑफ गुड एंड इविल। हान ने पूछा, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? टियन ने कहा, बिल्कुल, अगर तुम्हें कोई लाल रंग वाला इंसान दिखे तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि तुम मेरी सबसे मजबूत असिस्टेंट हो। हान ये सुनकर खुश हो गई। टियन ने फिर पूछा, तू भूखी है? और खाने का वादा किया। थोड़ी देर बाद तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। टियन ने हान से कहा, अब से नैन भी हमारे साथ ही रहेगा और खेती में मदद करेगा। नैन ने कहा, मुझे सब कुछ ठीक से समझ नहीं आया, पर जो भी तुम कहोगे मैं करूंगा। हान खुश होकर बोली, तो फिर नैन अंकल कहाँ रहेंगे? नैन ने जवाब दिया, मैं दरवाजे के पास एक झोपड़ी बनाऊंगा और वही रहूंगा, वॉचडॉग की तरह पहरा दूंगा। हान ने फिर पूछा, और एक्सायो का क्या? नैन ने शांत स्वर में कहा, वो अपने पापों का प्रायश्चित करने एक और दुनिया चला गया है। हान ने कहा, लगता है जो लोग लाल रोशनी छोड़ते हैं और टियन को सताना चाहते हैं वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। जो भी टियन या हे को सताएगा बाय उसे सबक सिखाएगा। टियन ने उसकी समझदारी की तारीफ की और कहा, अब खाना पूरा कर लो। नैन सोचने लगा, अब इससे ज्यादा गंभीर हालात क्या होंगे? मेरे हाथ पहले ही खून से रंग चुके हैं, लेकिन अब मैं चैन से रह सकता हूँ। अगर मैं अपने बेटे का बदला ले सका तो टियन का वॉचडॉग बनकर भी रह लूंगा। सीन कटअप एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। स्पीकर कह रहा था, आपदा के 15वें दिन तक ब्लू स्टार पर कुल 38.6 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है और यान हैंग फेडरेशन में 4.7 मिलियन। फेडरल सरकार अनाज और बिना मिट्टी की खेती का स्केल अप करने जा रही है। कोई घबराए नहीं। उस आदमी का बेटा आया और पूछा, पापा मैं क्या कर सकता हूँ? उसने पूछा, क्या तुमने रैंक की रिपोर्ट पढ़ी? बेटे ने कहा, हाँ, और लिंग मर चुका है। वो आदमी बोला, लिंग अच्छा कमाने वाला आदमी था, उसकी मौत अफसोसजनक है। अब म्यूटेशन तेज हो गया है। उसने बताया कि दक्षिणी बॉर्डर के पहाड़ों में मिलिट्री पुलिस ने लेवल 5 म्यूटेटेड बीस्ट पकड़ा है। बेटा चौंका, लेवल 5? हमारी रिसर्च तो अभी सिर्फ लेवल 3 तक ही समझ पाए हैं। आदमी समझाता है, गहरे जंगल में कोई इंसानी दखल नहीं, रेडिएटेड पौधे तेजी से पनपते हैं, नीचे स्तर की प्रजातियां एक दूसरे को खा जाती हैं और म्यूटेशन और भी ज्यादा तेज हो जाता है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी नेचुरल इवोल्यूशन के सामने बहुत कमजोर है। वो जिंग से कहता है, तुम लैब का काम संभालो। रेन ने लिंग के एक्सपेरिमेंट्स में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज ढूंढी है। अब हम उन्हें अपने रिसोर्सेज के साथ मिलाकर काम शुरू करेंगे और वायरस की एक्सट्रैक्शन को जल्दी पूरा करेंगे। जिंग हामी भरता है। सीन कट। रेन अब ऑफिस में सोच रही थी। लिंग की मौत के 2 दिन पहले तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जरूरी फुटेज लिंग ने डिलीट कर दिए है। अब कोई सबूत नहीं बचा। अब रेन को एक नया रिसर्च इंस्टीट्यूट चुनना था। तभी जिंग आया। रेन ने उसका स्वागत किया। रेन ने देखा कि जिंग के पीछे एक और आदमी खड़ा है। जिंग ने बताया, ये कुई है, राजा का असिस्टेंट। रेन ने कुछ जगह सुझाई जहाँ लैब बनाई जा सकती थी। उधर टियन अपनी मछलियों की जांच कर रहा था। उसके पास लेवल 1 से लेवल 5 तक की मछलियां थी। उसे ब्लू फिन ट्यूना दिखी 500 पॉइंट्स में। टियन बहुत खुश हुआ और हान से पूछा, क्या तुम्हें ये मछली पसंद है? हान ने पूछा, वही जो मुंह में जाते ही घुल जाती है? टियन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल वही। टियन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले हम ज्यादा खर्च नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जितना चाहे उतना ब्लू फिन ट्यूना खा सकते हैं। हान खुशी से बोली, मैं तो जरूर खाऊंगी। टियन ने अपने इक्विपमेंट उठाए और हान से कहा, चलो मिलकर खुद का फिश पॉन्ड बनाते हैं। हान ने खुशी खुशी हामी भर दी और हे भी उनके साथ शामिल हो गया। टियन, हान, हे और नैन सभी खुदाई करने के लिए एक खुले मैदान में पहुंचे। टियन ने उन्हें जगह दिखाकर कहा, यही खुदाई
शुरू करो। नैन ने हे को हल्के से सहलाया और पूछा, तू कितने साल का है भाई? लग रहा है काफी बड़ा हो गया है। टियन ने कहा, हे अब एडल्ट है, अब और नहीं बढ़ना चाहिए था। नैन ने हंसकर कहा, लगता है फार्म का खाना बहुत अच्छा लग रहा है हे को। पहले तो ये मेरे घुटनों तक आता था, अब जांग तक पहुंच गया है। टियन को भी एहसास हुआ कि रोज रोज साथ रहने से उसका बढ़ना उतना दिख नहीं रहा था। टियन को हल्का डर भी था, कहीं हे में भी जैसी म्यूटेशन तो नहीं हो रही, पर उसने खुद को आश्वस्त किया, बी वाली सारी जहरीली फसलें पहले ही नष्ट कर दी गई है। फिर सोचा, हो सकता है हे को भी रेडिएशन रेजिस्टेंट फसलें खाकर कुछ एवोल्यूशन मिला हो, इसे ध्यान से मॉनिटर करना होगा। उसी वक्त टियन ने देखा कोई आ रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो 3 लोग पास आते दिखे, 2 पुरुष और 1 महिला। उनकी थ्रेट लेवल थी 8। टियन ने नाम पहचाना, रेन, जिंग और कुई। जिंग ने दरवाजा खटखटाया। रेन ने जिंग से पूछा, तुम सच में इन जगहों की जांच करना चाहते हो? मैंने इनमें टॉप सिक्योरिटी लगवाई है। जिंग ने जवाब दिया, ये फार्म लोकेशन और साइज के हिसाब से परफेक्ट है, हम खरीदारी फाइनल करना चाहते हैं। रेन ने सोचा, इस जिंग के चेहरे पर तो मुस्कान भी चिपकी हुई है, पर दिल से कोई जुड़ाव नहीं। इतना कुछ करने के बाद भी कोई शुक्रिया नहीं। जिंग ने कुई से कहा, दस्तक दो, जब तक टियन जवाब न दे। टियन दरवाजे तक आया और पूछा, क्या काम है? जिंग ने खुद को टियान रन कंपनी का प्रतिनिधि बताया और कहा, हमें आपसे व्यापारिक बातचीत करनी है। टियन ने कहा, जो भी कहना है यही खड़े खड़े कहो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। जिंग ने कहा, बाहर हालात खराब है, इसलिए जल्दबाजी है। रेन ने खुद को जनरल मैनेजर बताते हुए कहा, हम आपके फार्म को खरीदना चाहते हैं, जो भी कीमत आप कहें मान लेंगे। अगर चाहें तो शहर के सेंट्रल विला जोन में आपके लिए घर भी मिल सकता है। टियन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मुझे यही रहना पसंद है, चाहे तुम सोने का पहाड़ भी दे दो, मैं नहीं जाऊंगा। रेन ने फिर कोशिश की और कहा, आप तो साउथ साइड के हैं, टियान रन का नाम सुना होगा। टियन ने कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। ये सुनकर कुई को गुस्सा आ गया, उसने गेट पर जोर से मुक्का मारा। टियन के सिक्योरिटी सिस्टम ने तुरंत अलर्ट दिया, माइनर अटैक डिटेक्टेड, स्ट्रेंथ लेवल 2 रिटेलिएट। टियन ने सोचा, अगर इसने एक और पंच मारा तो सिस्टम इसे सीरियसली ट्रीट कर देगा। जिंग ने कुई को डांटा और उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें बिना परमिशन के कुछ नहीं करना चाहिए, हमारे लीडर की शिक्षा याद रखो। कुई ने तुरंत माफी मांगी। टियन ने शांत रहते हुए कहा, कोई बात नहीं, आ जाओ गेट के पास। जैसे ही कुई पास आया, टियन ने अचानक हमिंगबर्ड टेक्निक से उस पर हमला किया। एक ही पंच में कुई घुटनों पर गिर पड़ा। टियन ने कहा, तूने मेरे गेट को मारा, मैंने तुझे मारा, अब बराबरी हो गई, अब अगर और कुछ नहीं है तो निकल लो यहाँ से। जिंग मुस्कुराया लेकिन चुप रहा। जिंग ने एक छोटा सा नोट टियन को पकड़ा दिया जिसमें लिखा था, जो भी असुविधा हुई उसके लिए खेद है, ये मेरा नंबर है, अगर कभी मन बदले तो संपर्क करें। रेन ने सोचा, टियन कितना रूखा इंसान है। रेन को पूरा यकीन था कि टियन उन्हें कभी कॉल नहीं करेगा, और जब उसने देखा कि टियन ने जिंग का नंबर वाला नोट फाड़कर फेंक दिया है तो उसके अंदर कुछ बदल गया। मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जब वे लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगे, टियन चुपचाप खड़ा उन्हें जाता देखता रहा और सोचने लगा, इतनी जल्दी इन्हें मेरा फार्म कैसे मिल गया? क्या ये मुझे ही ढूंढ रहे थे या ये सब बस एक इत्तेफाक था? टियन ने तय किया कि अब वक्त आ गया है हमिंगबर्ड गार्ड नंबर 1 को एक्टिवेट करने का। वो चुपचाप उनकी गाड़ी की दिशा में देखता रहा और सोचा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अब डिस्ट्रक्शन सीजन में सिर्फ 10 दिन बचे थे। टियन को खुशी थी कि फार्म की प्लांटेशन एरिया की पैदावार स्थिर है और एक्वेटिक एरिया की खुदाई शुरू हो चुकी है। अब उसका अगला प्लान था एक लाइवस्टॉक एरिया तैयार करना जो आने वाली मुश्किलों का सामना कर सके। शाम को टियन ने खाना पकाया और सब लोग टेबल पर साथ बैठे। हान ने गर्व से कहा, टियन ये तिल की चटनी मैंने बनाई है, टेस्ट करके देखो। टियन ने चखते ही कहा, वाकई बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा किया। हान ने कहा, सर्दियों में मटन हॉटपॉट खाने का जो मजा है वो कुछ और ही है। टियन मुस्कुराया, सच कह रही हो, गर्मी और स्वाद दोनों एक साथ। नैन ने धीरे से पूछा, क्या हम ठीक से कपड़े पहन रहे हैं? मौसम अब बहुत बदल रहा है और जमीन की ताकत भी कम होती जा रही है। टियन ने नैन की तरफ देखा। हान बहुत पहले से ये सब जानना चाहती थी, पर मैं ज्यादा नहीं बता सकता। नैन ने समझदारी से कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके राज में दखल नहीं दूंगा। टियन ने गंभीरता से कहा, नैन तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं वो आम खाना नहीं है। ये शरीर में बदलाव ला सकता है, जैसे कि ठंड से इम्यूनिटी, फिजिकल फिटनेस बढ़ना या फिर कोई अजीब सी काबिलियत। टियन ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो। नैन ने हंसते हुए कहा, ये सब तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है। टियन ने कहा, और ये दुनिया अब ऐसी ही मूवी बन चुकी है। पुराने जमाने की फॉसिल्स देखकर लगता है कि कोई एंशिएंट ताकतें जरूर थी। ये सब सुपरनैचुरल नहीं, एवोल्यूशन है। नैन ने कहा, भाई मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, चलो खाना खाते हैं। फिर नैन ने पूछा, आज कोई आया था क्या? टियन ने कहा, हाँ, टियान रन कंपनी के लोग आए थे। नैन चौंका, क्या? इसका मतलब कुछ बड़ा चल रहा है। फिर उसने हंसते हुए पूछा, क्या मैं भी इस फार्म के खाने से कोई फायदा पा सकता हूँ या मैं बूढ़ा और फालतू ही रहूंगा? टियन ने मुस्कुराते हुए कहा, फायदा सबको होगा, बस यकीन रखो। अब तुम आराम करो, मैं थोड़ा बाहर का काम निपटा लाता हूँ। टियन ने अपने हमिंगबर्ड गार्ड नंबर 1 का लोकेशन ट्रैक किया। वो हार्मनी,
विला डिस्ट्रिक्ट में था। दृश्य बदला, रेन का घर। रेन ने जिंग और कुई को अपने घर पर रुकने के लिए बुलाया था। रेन ने कहा, आज रात आप यहाँ रुक सकते हैं, कल मैं आपके लिए बाकी इंतजाम करवा दूंगी। जिंग ने धन्यवाद कहा, आपको परेशानी हो रही है। रेन ने कहा, कोई बात नहीं, नीचे 4 कमरे हैं, आप कोई भी चुन सकते हैं, रात का खाना मैं भेजवा दूंगी। जिंग ने सहमति जताई और ऊपर चला गया। आप भी जल्द आराम कर लीजिए, रेन। इसी बीच टियन का हमिंग बर्ड ड्रोन रेन के घर के आसपास मंडरा रहा था, जिससे रेन को चिढ़ हो रही थी। उसने झुंझलाकर कहा, इतनी ठंड में मच्छर कहाँ से आ गए? नहाने के बाद रेन को लगा उसका चेहरा थकान से भरा है। उसने स्किन केयर और फेस मास्क लगाया, आईने में खुद को देखते हुए बोली, मैं जैसी हूँ, कामयाब और खूबसूरत, क्या किसी और के लिए कोई जगह बचती है? जैसे ही उसने फेस मास्क लगाया, वो फिर से उस भन भनाहट को सुनने लगी। शायद मच्छर नहीं, कोई बीटल है। उसने खिड़की खोली, ताजी हवा का झोंका अंदर आया, और तभी उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक लड़का खड़ा था। रेन बुरी तरह चौंक गई। लड़का सीधे कमरे में छलांग मारता है। रेन मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन उस लड़के ने झट से उसका मुंह बंद कर दिया। रेन हैरान थी, क्या मेरे बॉडीगार्ड्स बाहर है भी या नहीं? उस लड़के ने रेन को जमीन पर लिटा दिया। इतना ताकतवर था वो कि रेन हिल भी नहीं पाई। अब रेन को समझ में आ गया, मुझे पहले इसे शांत करना होगा, वरना। लड़के ने चेतावनी दी, अगर तुमने चीखने या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड से तेज काम करूंगा। ये देखो चाकू। रेन ने धीरे धीरे खुद को शांत किया। जब लड़के ने उसका मुंह छोड़ा, रेन बोली, मेरे बेड साइड कैबिनेट में बहुत सारा पैसा, गहने और सोना रखा है, तुम सब ले लो, बस मुझे कुछ मत करना, मैं पुलिस को भी कुछ नहीं कहूंगी। लड़का मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत कोऑपरेटिव लग रही हो। रेन बोली, इस दुनिया में सब कुछ दौलत के लिए ही तो होता है, मुझे नुकसान पहुंचाने से तुम्हें सिर्फ मुसीबत ही मिलेगी। पैसा लो, जल्दी निकल जाओ, खाना खरीदने के लिए काफी होगा। लेकिन लड़का बोला, मैं चोरी करने नहीं आया हूँ। रेन चौंक गई, तो क्या ये कोई बहाना है? तुम कहीं कोई विकृत इंसान तो नहीं हो? लड़का चुपचाप बोला, क्या तुमने लीन को मरवाया है? तुम्हें असली कातिल का पता लगाने में इतना समय क्यों लग गया? रेन अब समझ गई, ये कोई चोरी नहीं है, ये लड़का लींग से जुड़ा है। उसने सोचा, लींग के सारे खास आदमी तो मर चुके हैं, तो ये आया कहाँ से? लड़के ने जवाब दिया, लींग ने मेरे लिए एक एहसान किया था, अब मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। मैंने सुना कि तुम भी लींग की मौत की जांच कर रही हो, तो मुझे वो सारी जानकारी दो। रेन ने देखा ये लड़का यहाँ इल्जाम लगाने आया है। वो बोली, हाँ, मैं और पुलिस दोनों उसकी मौत की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पक्के सबूत नहीं मिले। सच्चाई जल्दी सामने लाना आसान नहीं है। लड़के ने कहा, लींग की मौत के बाद तुम उसकी पोजीशन पर बैठ गई, तो क्या तुम ही जिम्मेदार हो? रेन अब अंदर तक चौंक चुकी थी। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ, और दक्षिण की तरफ तो मेरी कई दुश्मनियां भी हैं। ऐसे वक्त में कोई भी लींग को मार सकता था, मौका था और कारण भी। रेन ने सफाई दी, मेरा लींग से कोई गहरा झगड़ा नहीं था, और उसकी जनरल मैनेजर की पोजीशन इतनी बड़ी भी नहीं थी कि मैं उसके लिए किसी को मरवा दूं। लड़का चुप रहा, वो समझ गया कि रेन की बात में दम है। लड़के ने रेन की समझदारी की तारीफ की। उसे यकीन नहीं हुआ कि अभी तक कोई भी संदिग्ध नहीं मिला था। रेन ने बताया, सच में कोई क्लू नहीं है। लींग ने अपनी मौत से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स और सीसीटीवी फुटेज खुद ही नष्ट कर दिए थे। मैं कैसे पता लगाऊं कि वो किससे मिला था, किससे नहीं? ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल केस है। लड़का सोचने लगा, लगता है लींग सब कुछ अकेले ही हड़पना चाहता था, इसीलिए कोई सबूत नहीं छोड़ा। रेन ने फिर पूछा, अब क्या तुम मुझे जाने दोगे? लेकिन तभी किसी के कदमों की आवाज आई। लड़के ने झट से रेन की गर्दन पर वार किया। रेन बेहोश हो गई। बाहर कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। मेड ने बताया कि अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, जरूर कोई गड़बड़ हुई है। कोई चिल्लाया, रेन को बचाओ। जब सब लोग कमरे में घुसे, रेन जमीन पर पड़ी थी। मेड ने रेन को चेक किया। कोई ने खिड़की की जांच की और जिंग से कहा, उस लड़के को भागने मत देना। लड़का सोच रहा था, ये कोई कितना ताकतवर है, दरवाजा ही तोड़ दिया। जिंग ने लड़के से कहा, एक लड़की के कमरे में रात के वक्त घुसना बहुत ही बेहुदा हरकत है। लड़का हैरान था, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैं तो कोई निशान भी नहीं छोड़कर आया था। जिंग ने मुस्कुराते हुए बताया, जब तुमने खिड़की की तरफ कदम रखा तो तुमने ग्रेविटी सेंसिंग डिवाइस एक्टिव कर दिया। मैंने कुई को कहा कि अगर तुम बाहर नहीं निकले तो खिड़की ही तुम्हारा रास्ता होगी। लड़का जिंग की चालाकी से प्रभावित हुआ, लेकिन मन में सोचा, क्या ये दुबला-पतला जिंग वाकई मुझे रोक सकता है? लड़का तेजी से जिंग पर झपटा, लेकिन जिंग ने उसका वार ब्लॉक कर दिया और पलटकर मार भी दिया। जिंग के पैरों पर कुछ पुराने जख्म थे। वो बोला, मेरी हड्डियां कुछ भी नहीं है मेरी घुटनों के सामने। तुमने मुझ पर 700 किलो की फ्रंटल फोर्स से हमला किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ की हड्डियां नहीं टूटी। तुम कौन हो? क्या तुमने मार्शल आर्ट सीखी है? लड़के के हाथ अब कांपने लगे। वो जिंग से बोला, क्या तुमने भी मार्शल आर्ट सीखी है? तुमने मेरा पंच रोक लिया, ये तो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। अब पास से कुछ लोगों की आवाजें आ रही थी। वो लोग बात कर रहे थे कि क्या आवाज हुई थी। लड़के ने जिंग से माफी मांगी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन अगली बार मिला तो तुम्हें मार डालूंगा। जिंग ने फिर से हमला किया, लेकिन लड़के ने धूल उड़ा दी जिंग की आंखों में। जिंग खांसने लगा। लड़का खिड़की से कूदकर भाग गया। भागते हुए लड़के ने ताना मारा, अपनी आंखें धो लो, मैं चलता हूँ।
जिंग के साथ ही आए। क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने उसे जानबूझकर जाने दिया? जिंग ने गहरी सांस ली। नहीं, ये लड़का बहुत होशियार है, उसकी ताकत भी लगभग इंसानों से परे है, लेकिन अगली बार मैं उसे ढूंढ लूंगा। जब रेन की हालत पूछी गई, गार्ड ने बताया सिर्फ बेहोश है, कोई गंभीर चोट नहीं है, बस मेडिसिन कैबिनेट से दवा दे देना। मेड ने पुलिस को बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन जिंग बोला दक्षिण वाला इलाका बहुत अराजक है, पुलिस या आर्मी से बात बिगड़ सकती है। मेड ने हामी भरी। इस दुनिया में सब कुछ बिखर चुका है, शुक्र है तुम यहाँ हो। अब कोई एक बुरी खबर लेकर आया। कमरे में लगे कंप्यूटर से ग्रे कलर की हार्ड ड्राइव गायब है। जिंग चौंक गया। वो मेरी सबसे जरूरी फाइल्स वाली ड्राइव। दृश्य कट होता है। अब टियन वापस अपने घर में है। टियन सोच रहा है अगर मैंने नेटवर्क केबल डिस्कनेक्ट कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टियन अब वो चोरी की गई हार्ड ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाता है और अंदर जो डेटा था वो देखकर चौंक जाता है। क्या जिंग कोई रिसर्चर है? टियन फाइल खोलता है, उसमें लिखा है हालांकि बहुत सी जीव प्रजातियां इस रेडिएटेड फूड से मर चुकी है, फिर भी जिंग को यकीन है कि दुनिया पहले से बेहतर हो सकती है। टियन समझ जाता है ये टियान रन कंपनी का कोई गुप्त डॉक्यूमेंट नहीं है। तो दोस्तों यहीं पर आज का वीडियो खत्म होता है। मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने में आपको थोड़ी परेशानी हुई होगी क्योंकि ये थोड़ा अटक अटक कर चल रहा था। दरअसल जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब मुझे एडिटिंग की उतनी अच्छी समझ नहीं थी। मुझे सिर्फ वीडियो की क्वालिटी बेहतर करना आता था, तो मैं सिर्फ उसी पर ध्यान देता था। और हाँ, एक और जरूरी बात, आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में जो आवाज है वो मेरी आज की आवाज से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आवाज मैं अब इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये जो आवाज आप अभी सुन रहे हैं यानी मेरी आज की आवाज, यही मेरी नई और बेहतर आवाज है जिसका इस्तेमाल मैं अब से अपनी हर वीडियो में करूंगा। इस सीरीज को मैं अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं और अभी मैं एक बहुत लंबी सीरीज पर काम कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि पहले भी मैंने इस सीरीज को शुरू किया था, लेकिन कुछ दोस्तों ने कमेंट करके बताया कि ये पहले से ही एक्सप्लेन हो चुकी है। ये सुनकर मैंने बीच में ही इसे छोड़ दिया था। उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे चैप्टर्स के स्क्रिप्ट्स लिख लिए थे और मुझे वो सब डिलीट करने पड़े। लेकिन फिर एक दोस्त ने मुझे बताया कि इसके ज्यादा चैप्टर्स एक्सप्लेन नहीं हुए हैं। जब मैंने इसे फिर से चेक किया तो मुझे पता चला कि सच में इसके बहुत कम चैप्टर्स ही एक्सप्लेन हुए हैं और इसका बहुत सारा हिस्सा अभी भी बाकी है। अगर आप सब लोग चाहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि इस सीरीज को मैं आगे चलकर जरूर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।